हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ऑलरेडी आपने जो अकाउंट्स का जो पहला वीडियो था उसमें बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, ठीक है। इस वजह से आज हम दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करें और कल अकाउंट्स का एक दूसरा वीडियो भी क्या आपके लिए आ जाएगा। अब दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो यह है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और साथ ही साथ आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल, एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल जो आपके लिए है, तो फटाफट जाके उसको भी ज्वाइन करना, क्योंकि जितने भी लेक्चर्स के अपडेट्स होंगे, नोट्स के अपडेट्स होंगे, वो सारी चीज आपको वहां पे ही देखने मिलेंगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये कह दूं कि ये जो नोट्स है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। कहां मिलेंगे? हमारे प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी के एप्लीकेशन पे। तो जाओ फटाफट से ज्वाइन जरूर से कर लेना। अब चलते एक एक करके चीजें स्टार्ट कर दो। सेशन अच्छा लगे तो नीचे हाइप का बटन दिया होगा, तो हाइप जरूर कर देना मेरे दोस्त, और 10 कॉमर्स 11 कॉमर्स वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, देखो हम पढ़ने वाले हमारा पहला चैप्टर जो है बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये थोड़ा चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, बट हाँ ये चीजें जो आप इस चैप्टर में सीखोगे, आप मैं कह रहा हूं कि आपको बहुत ही बढ़िया यूज होगा आपके 12th स्टैंडर्ड में भी। सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में नहीं, आप आगे आने वाले दिनों में जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, जितनी भी चीजें आप करोगे, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, सीए वगैरह की कोर्सेज कर रहे हो, तो यहाँ पे इसका ये बेस क्या होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, ठीक है। 21st सेंचुरी में अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो दिन है वो शुरुआत ही क्या होता है, अलग अलग गैजेट से होता है, अलग अलग चीजों से होता है। कि सुबह सो रहे होते हैं, ठीक है, मोबाइल में से अलार्म बजता है, ये भी क्या एक इन्वेंशन है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं, हम क्या करते हैं, हम हमारे जो ब्रश होती है, ब्रश इलेक्ट्रॉनिक ब्रश आ चुकी है, मालूम है आपको, तो ऐसा लगा था अपने आप करती रहती है, ये भी क्या एक इन्वेंशन है, ठीक है। न्यूज चल रही है, अलग अलग स्कैम चल रहा है, अलग अलग प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बारे में खबर आ रही है, किसकी वजह से आ रही है, ये टीवी की वजह से आ रही है। अब यहाँ पे जब मैं बात करूं, हमारी जो पूरी जिंदगी होती है वो कहीं ना कहीं आपके अलग अलग इन्वेंशन, अलग अलग गैजेट से क्या घिरी हुई है। जैसे कि मैं बात करूं कि हमारा जो अलार्म होता है, अलार्म एक स्मार्ट के लिए होता है, साथ ही साथ हमें इंटरनेट चलाना है, पूरी दुनिया से कनेक्ट होना है, तो ये भी आपका एक साइंस है। साथ ही साथ आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो ईवी आ गई, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ चुके, देखो ये भी क्या एक इन्वेंशन है। फिर वहीं अगर मैं बात करूं सैटेलाइट, जीपीएस, कहीं जाना है, देखना है भाई ट्रैफिक है कि नहीं है, कौन सा रास्ता नजदीक पड़ेगा, कौन से रास्ते से जाना चाहिए, कौन से रास्ते पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये सारी चीजें हमें क्या पता चलती है, जीपीएस से पता चल रही है, ठीक है। देर रात को घर जा रहे हैं, मम्मी सो गई है, खाना गर्म खाना है, फटाक से ओवन खोला और खाना गर्म किया, ये भी क्या हमारा इन्वेंशन है। तो ये सारी जो चीजें, ये सारी चीजें जो है इन्वेंशन से क्या है। लेकिन ये इन्वेंशन हुआ किसकी वजह से? ये होता है साइंस की वजह से। किसकी वजह से होता है? साइंस की वजह से होता है। और शुरुआत कैसे होती है? देखो एक छोटा सा बच्चा, ये मेरा बचपन है, ठीक है, मैं छोटे में इतना ही हैंडसम और इतना ही क्यूट दिखता था। आज थोड़ा सा मेरा क्यूटनेस लेवल थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, जब मैं बचपन में छोटा बच्चा हुआ करता था तो मैं टीवी चलाता था। टीवी चलाते चलाते एक छोटा बच्चा होता है, उसको बहुत अटपटे सवाल आते हैं, क्यों हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, अगर आप मेरे पापा तो आप ही मेरे पापा क्यों हो, आप मेरी मम्मी तो आप ही मेरी मम्मी क्यों, तो ऐसा बहुत अटपटे सवाल आते हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं भी जब बचपन में टीवी देखा करता था तो मेरे दिमाग में भी कई सारे सवाल आते थे कि टीवी कैसे चल रही है, ठीक है, जो रिमोट है, ये रिमोट का ये बटन दबाने पे टीवी आगे और पीछे, टीवी में चैनल चेंज ही होता है, ये वाला बटन दबाने पे वॉल्यूम कम या फिर ज्यादा कैसे होती है, फिर साथ ही साथ इंटरनेट, ये इंटरनेट चलता कैसे ये, और साथ ही साथ एयरप्लेन जो है वो उड़ता क्यों है, गिरता क्यों नहीं, ऐसा उड़ते उड़ते धड़ाम से गिर क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि जो मैं पेपर का एरोप्लेन बनाता था उससे उड़ाता था, तो उड़ के तो ऐसा थोड़े टाइम तक फ्लाइट लेता, फिर धूम से नीचे गिर जाता था। तो मेरे मन में ऐसे ही बहुत सारे अटपटे का सवाल आते थे। और मैं एक चीज यहाँ पे कह रहा हूँ, साइंस की शुरुआत ही कैसे होती है? साइंस की शुरुआत ही क्यूरियोसिटी से होती है। जब कभी भी आपके मन में सवाल होने लगे कि भाई ये हो रहा है तो ये हो रहा कैसे है, अगर ये चीज बदल रही है तो ये बदल रही कैसे, जब ये इस तरह के सवाल आपके मन में आने लगे तो मान लो कि साइंस की क्या शुरुआत हो चुकी है। और साइंस की हमेशा जो शुरुआत होती है सबसे पहले सवालों से होती है। किससे होती है? सवालों से होती है। समझ में आ गया? अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अब सबसे पहले चीज मैं ये समझा रहा हूं कि साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस का मतलब देखो, सीधी सीधी बात है, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ द नॉलेज, ठीक है। जब कभी भी आप किसी भी चीज की एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। किसी भी चीज की, चाहे आप मेरा बॉडी की सिस्टमैटिक एक स्टडी कर रहे हो, ठीक है, मतलब ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन कर रहे हो, फिर एक क्वेश्चन फ्रेम कर दे, कंक्लूजन फ्रेम कर ले रहे हो, फिर उसको रिसर्च कर रहे हो, फिर उसके बाद जाके आप एक रिजल्ट पे जा रहे हो, तो ये क्या होता है? सिस्टमैटिक, मतलब बेस से लेकर एडवांस तक जाते हो, तो इसी चीज को हम लोग क्या सिस्टमैटिक स्टडी क्या कहते हैं, जहां पे आप ऑर्गेनाइज वे में स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर सीक्वेंस में लॉजिकल ऑर्डर में क्या स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग क्या साइंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जब हमारे न्यूटन बाबा तो नहीं थे इसलिए मैं बैठ गया, ठीक है। अब जब मैं बैठा तो मैंने देखा कि पेड़ के नीचे में बैठा, तो पेड़ के नीचे बैठा तो ये ऊपर से एक जो सेब है वो सेब ऐसा डिचुक 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 करके नीचे गिर रहा था। जब नीचे कर रहा था तब मैंने यहाँ पे एक सवाल किया,
सवाल मेरे मन में ये आया कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये एप्पल ऐसा नीचे आता था ऐसा क्यों नहीं चला गया, या फिर ये एप्पल जो गिर रहा था तो ऐसे 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 क्यों नहीं गिरा। तो यहाँ पे अब मैंने एक चीज सोची, मैंने सोची कि शायद अर्थ क्या कर रहा है, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो कोई फोर्स दे रहा है जिसकी वजह से जो एप्पल है वो सीधा नीचे ही आया, वो इधर उधर गया नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, अब मेरे अंदर तो चुल है, मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग चीजें लाई, मैंने पंख लाया, मैंने कागज का बॉल बनाया, मैंने एक स्टील का बॉल और एक पत्थर लाया, और सभी को मैंने क्या किया, ऊपर से क्या नीचे फेंका। हाँ, ऊपर से मतलब सेकंड महले से नहीं कि अंकल नीचे जा रहे होंगे तो अंकल के टपक टक, ठीक है, वैसा नहीं किया। तो इधर एक मस्त प्लेटफॉर्म था, उस पर किया, पहले फेदर गिरा, फिर कागज गिरा, फिर उसके बाद बॉल गिरा, फिर उसके बाद पत्थर गिरा। तो जब मैंने यहाँ पे ये देखा कि सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो नीचे ही गिर रहे हैं, क्या करे, नीचे गिर रहे, कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि ऐसा डालो तो ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे फिर मुझे समझ में आया कि यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करती है, ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, और ये जो भी चीज ऊपर तक नीचे आ रही है तो किसकी वजह से आ रही है, ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या नीचे से आ रही है। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक चीज देखी, मेरा एक क्वेश्चन था कि एप्पल नीचे से ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, तो मैंने एक सिस्टमैटिक स्टडी की। सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद मैंने क्या किया, क्वेश्चन किया कि सिर्फ नीचे ही क्यों गिर रहा है, साइड बाय साइड क्यों नहीं गिर रहा है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक अजम्पशन किया कि हाँ शायद अर्थ का कोई फोर्स है, इसकी वजह से जो एप्पल है वो नीचे गिरा, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है। फिर मैंने क्या किया, अलग अलग चीजों से मैंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उनके रिजल्ट को देखा, फिर उसके बाद मैं कंक्लूजन पे पहुंचा हाँ कि यहाँ पे क्या करती है, ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिस्टमैटिक स्टडी की, क्या मैंने रैंडमली स्टडी किया क्या, कि मैंने पहले चीजों को गिराया, फिर उसके बाद मेरे मन में क्वेश्चन आया, फिर उसके बाद फलाना चीजें हुई, नहीं, मैंने क्या किया, एक सिस्टमैटिक स्टडी किया। और जब कभी भी हम इसी तरीके से किसी भी चीज की अगर एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग आपका साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, साइंस कहते हैं। साइंस का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज की जब एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं उसी को हम लोग साइंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप छोटे बच्चे थे, अब मुझे बताओ आप सभी लोग 11th कॉमर्स में हो, अब सभी लोग 11th कॉमर्स में, तो क्या आप डायरेक्टली 11th कॉमर्स में आ गए, आप बोलोगे नहीं सर डायरेक्टली 11th कॉमर्स में तो नहीं आ सकते हम। हमने क्या किया, हमने पहले जूनियर, पहले हमने प्ले ग्रुप में थे, फिर नर्सरी है, फिर जूनियर पढ़ा, फिर सीनियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फिर 10th की एग्जामिनेशन थी, फिर उसके बाद आज हम 11th कॉमर्स में आज खड़े, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना कि आप जब स्टडी कर रहे थे तो डायरेक्टली आपको क्या ज्योमेट्री सॉल्व करने दे दिया गया था, क्या अलजेब्रा सॉल्व करने दे दिया गया था, आपको बड़े बड़े आंसर्स लर्न करने दिए, नहीं। सबसे पहली चीज आपको लिखना सिखाया गया, फिर आपको पढ़ना सिखाया गया, फिर उसके बाद आपको एक लेटर दिया गया, एक वर्ड दिया गया, फिर एक सेंटेंस दिया, फिर एक पैराग्राफ, फिर एक पेज दिया गया, और फिर एक किताब क्या पढ़ने के लिए दी। तो मतलब आप भी क्या बेस से लेकर फिर एडवांस तक आए हो, मतलब शुरू जीरो से किया था, फिर उसके बाद धीरे धीरे हीरो बनते जा रहे हो कि नहीं यार। तो यहाँ पे भी एक सिस्टमैटिक स्टडी थी, हाँ, तो ये भी क्या था, एक साइंस था। क्या था, एक साइंस था। अब चलो यहाँ पे एक देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल में हो, ठीक है, एक साइंस क्या एक सिस्टमैटिक स्टडी है। जैसे हम एक बोलते ना कि एक केक बनाते, अब केक में अगर मैं बात करूं, आपके पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, लेकिन पापा क्या बना, देखो पापा बहुत स्टाइलिश है, ठीक है, थोड़े थोड़ा मेरे तरह जैसे में मिलते होंगे, आज गॉगल्स नहीं पहन गया इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं केक बना रहा हूं, उस केक में मैं शुगर कभी भी डाल दे रहा हूँ, बटर कभी भी डाल दे रहा हूँ, फ्लोर कभी भी डाल दे रहा हूँ, एग कभी भी डाल दे रहा हूँ, क्या चलेगा, क्या ऐसा चलेगा कि शुगर बटर फ्लोर मैंने डाल दिया, फिर लास्ट में मैं एग डाल रहा हूं तो चलेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे केक प्रॉपर्ली बन पाएगा, नहीं, केक प्रॉपर्ली नहीं बन पाएगा। केक बनेगा था, लेकिन केक एकदम बहुत ज्यादा खराब केक यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन उसी तरीके से अगर सबसे पहली चीज मैं क्या करूं, सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स करने के बाद उसको बेक करने के बाद उसको ठंडा होने दूं, और ठंडा होने के बाद उसके ऊपर मैं क्या करूं, डेकोरेट कर दूं, मतलब जो चेरी वगैरह डालनी है, चेरी और केक, ठीक है, वो सारी चीजें डालनी है, फिर उसको डेकोरेट करूं, फिर जाके क्या केक अच्छा बनेगा, हाँ सर केक अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे क्या ये सिस्टमैटिक हमने चीजें किया था ना, ये हमने रैंडमली चीजें किया था, कभी भी कुछ भी कर रहे, तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो भी क्या खराब आया था, वो भी गलत आया था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया, फिर बेक किया, फिर ठंडा होने दिया, फिर डेकोरेट किया, तब जाके एक परफेक्ट केक क्या बना, और फिर ऑरा क्या हो गया, ऑरा प्लस हो गया, माइनस हुआ क्या नहीं। अगर रैंडमली स्टडी करते तो क्या होता, ऑरा माइनस हो जाता। समझ में आ गया। उसी तरीके से जब कभी भी हम किसी भी चीज की स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक सिस्टमैटिक वे में करते हैं ताकि जो रिजल्ट आए, जो कंक्लूजन है वो परफेक्ट आए, वो सही आए। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। आई होप सो साइंस क्लियर हो गया होगा कि अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, तो आप बोलेंगे साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी बॉडी। एनी बॉडी मतलब किसी भी चीज की, ठीक है, किसी भी चीज की जब एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग साइंस कहते हैं। समझ में आया, इतना पार्ट क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हमने पहले देखा था, ऑब्जर्व किया कि एप्पल जो ट्री से नीचे गिरा है, फिर उसके हमने क्वेश्चन किया कि नीचे ही क्यों गिरा, साइड बाय क्यों नहीं गिरा। फिर उसके बाद हमने देखा शायद हमने अज्यूम किया कि शायद कोई फोर्स होगा जो अर्थ से अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से एप्पल नीचे गिरा। फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसका रिजल्ट आया, फिर कंक्लूजन में हम लोग आगे हमारे फाइनल रिजल्ट में आ गए। उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी किया, पहले हमने मिक्स किया,
ठीक है, ऑब्जर्व किया, हमें कौन सी चीजें चाहिए, लिया, फिर उसका प्रोसेस क्या होता है ये पता किया, फिर उस प्रोसेस को फॉलो किया कि मिक्स किया, बेक किया, कूल किया, डेकोरेट किया, और फिर जाके हमारा परफेक्ट रिजल्ट यहाँ पे निकल के आया। इतना पार्ट क्लियर होगा तो आपको याद रखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये लिख के रख लो, ये आपका पॉइंट है। फिर अब साइंस अगर मैं बात करूं तो साइंस दो तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। साइंस इज बीइंग क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, पहला है आपका नेचुरल साइंस, दूसरा है आपका सोशल साइंस। और सबसे पहली चीज मैं आपके नेचुरल साइंस के बारे में बात करूंगा, फिर इसके बाद हम एक एक करके यहाँ पे चीजों के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बोला कि नेचुरल साइंस के जो लॉज होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं। सबसे पहली चीज आप समझ लो कि नेचुरल साइंस होते क्या है, जैसे आपने फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत पढ़ी है आपने 10th स्टैंडर्ड में, फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है, अपने बायोलॉजी पढ़ा है। अब मुझे बताना, अगर न्यूटन का पहला लॉ है कि कोई भी चीज जो ऊपर से नीचे ही आएगी, तो क्या इंडिया में क्या वो सिर्फ होगी, क्या नहीं, चाइना में भी जाओगे तो भी वही रहेगा, यूएसए में जाओगे तो भी वही होगा। अब ऐसा नहीं होगा चाइना में कि कोई चीज नीचे आ रही तो नीचे आता है तो ऊपर चली जाएगी, ऐसा होगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप किसी इंसान को फेंक रहे हो तो ये चीज कभी नहीं होगी वो नीचे जा रहा है, नीचे से फिर वो ऊपर राइट चला, नहीं, वो नीचे ही आएगा, अनलेस एंड अनटिल वो कोई एवेंजर नहीं हो या फिर स्पाइडरमैन नहीं हो, वो बात की बात है, वो अलग चीज है, समझ में आ गया। मैं एक नॉर्मल ह्यूमन की बात कर रहा हूं, तो नीचे जाएगा तो नीचे ही आएगा, क्लियर हो गया। तो यही बोला गया है। अब मुझे बताना, ये जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो लॉ है, ये लॉ हर एक जगह के एक्सेप्टेबल है, हाँ एक्सेप्टेबल है, इसलिए नेचुरल साइंस के जितने भी लॉज होते हैं वो क्या कहा जाता है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल क्या कहा जाता है। चाहे कंट्री बदल जाए, चाहे भाषा बदल जाए, चाहे रिलीजन बदल जाए, रूल बदल जाए, इससे कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या होने वाला है, ये सेम टू सेम ही होने वाला है, ये चेंज होने वाला नहीं है। समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल डेली लाइफ का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूं, इंडिया में अगर सेब गिरता है तो सेब कहाँ आएगा, ऊपर से नीचे ही आएगा, कहीं और जाएगा क्या, नहीं। उसी तरीके से अगर अमेरिका में भी गिरा तो अमेरिका में भी क्या आएगा, अगर अमेरिका में भी अगर हम सेब ऊपर से नीचे फेंक रहे तो बट ऑब्वियस बात है वो नीचे ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो ऊपर चला जाएगा। उसी तरीके से जापान में भी अगर हम ऊपर से नीचे फेंक रहे तो बट ऑब्वियस बात है वो नीचे आएगा, चाहे सेब हो चाहे वो बॉल हो। सेम चीज अगर मैं बात करूं, अगर पानी है, जो पानी बॉईल होना कब चालू होता है, आपने पढ़ा है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब इंडिया में भी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होना चालू होगा, अमेरिका में भी वो 100 डिग्री सेल्सियस में ही बॉईल होना चालू होगा, और ऑस्ट्रेलिया में भी वो 100 डिग्री में बॉईल होना ही चालू होगा। मतलब यहां पे हमने क्या देखा कि अगर एक लॉ बना दिया नेचुरल साइंस में कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो वो लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि आप कंट्री में, अब हमारे अर्थ पे किसी भी पर्टिकुलर रीजन में चले जाओ वो आपको सही प्रूव होता हुआ दिखाई देगा, गलत कभी भी प्रूव होगा नहीं। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमारा एक स्टेटमेंट क्या है, नेचुरल साइंस और आल्सो कॉल्ड एज एग्जैक्ट साइंस। ध्यान में रख लो कि नेचुरल साइंस को हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट साइंस भी बोलते हैं, और वो कौन सा अप्रोच यूज करता है, एम्पिरिकल अप्रोच यूज करता है। एम्पिरिकल अप्रोच और एग्जैक्ट साइंस का मतलब, एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मतलब एक्यूरेट, जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सही बात है। आज मुझे बताओ कि हमने जब ये पढ़ा, हमने ये चीज देखी कि जो अर्थ पे अगर कोई भी चीज ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, वो ऊपर से कोई भी चीज अगर आप फेंकोगे तो वो नीचे ही आने वाली। ये मुझे बताना ये चीज एग्जैक्ट है कि नहीं, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है ना, क्योंकि यहां पे हमने कोई रैंडम स्टडी की नहीं, रैंडम स्टडी नहीं की। इवन दो जब न्यूटन ने भी ये चीज पढ़ी थी तो उन्होंने रैंडमली नहीं बोला नींद में सोचा भाई ऊपर से कोई भी चीज नीचे आई, नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने क्वेश्चन उनके दिमाग में जनरेट हुआ कि ये चीज नीचे ही क्यों आ रही, इधर उधर क्यों नहीं जा रही। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अज्यूम किया कि शायद अर्थ का कोई फोर्स होगा, ठीक है, उस फोर्स की वजह से वो क्या हो रहा है, वो नीचे आ रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, अलग अलग चीजों पे इस चीज का एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे, हाँ वो एक फोर्स है जो क्या कर रही है, किसी भी चीज को अगर आप ऊपर से नीचे, ऊपर से छोड़ रहे हो तो वो नीचे गिर रही है, और उस फोर्स को फिर नाम दिया गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या नाम दिया, सही बात है। तो यहां पे एक जो स्टडी की गई है वो एक सिस्टमैटिक स्टडी की गई है, इस वजह से इसका जो रिजल्ट है वो क्या एग्जैक्ट मतलब सेम टू सेम ही आने वाला है। वो चेंज होने वाला है क्या, नहीं चेंज, वो चेंज होने वाला नहीं है। चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, कोई भी भाषा बोलते हो, तो लॉ क्या चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए नेचुरल साइंस को क्या बोला जाता है, एग्जैक्ट साइंस भी बोला जाता है। जैसे मैंने वाटर का एग्जाम्पल लिया कि जो पानी है वो उबलना कब चालू होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे चालू होता है। आप अमेरिका में चले जाओ, इंडिया में चले जाओ, महाराष्ट्र में आ जाओ, बंगाल में चले जाओ, ठीक है, आप अगर मैं बात करूं पंजाब साइड में चले जाओ, हिमाचल साइड में चलो, तो पानी 100 डिग्री जब
जब बर्तन जो होगा वो 100 डिग्री, जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस गर्म होगा तभी वो बॉईल होना चालू होगा, उससे पहले वो बॉईल होना चालू होगा क्या? नहीं, वो बॉईल होना चालू नहीं होगा। क्लियर होगा? तो यही चीज है कि साइंस कभी भी गेस वर्क पे डिपेंड नहीं करता, वो एक सिस्टमैटिक स्टडी पे डिपेंड करता है। इसलिए उसके जो भी लॉ होते हैं वो एग्जैक्ट सेम टू सेम होते हैं, जो रिजल्ट होता है वो सेम टू सेम ही आता है, कुछ अलग आने वाला नहीं है। अब यहां पे क्या बोला है, इसको ये क्या एम्पिरिकल अप्रोच यूज करते हैं। एम्पिरिकल अप्रोच क्यों बोला गया कि देखो एम्पिरिकल मतलब क्या होता है, जो चीज ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है, जो चीज एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है, जो चीज को मेजर किया जाता है, जो चीज एविडेंसेबल होती है। सही बात है। और हमने यही चीज देखा है कि अगर फिजिक्स का भी अगर कोई लॉ है, ठीक है, कि अगर जो लाइट है, अगर लाइट करने पे अगर कोई ये आता है, क्या बोलते हैं, कोई ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, वो स्कैटर होती है, तो स्कैटर होती है, तो ये चीज टेस्ट की गई है, ठीक है, ऑब्जर्व किया गया, हाँ भाई ये ऐसा हो रहा है, फिर उसके बाद अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया गया है, मतलब अलग अलग कंडीशंस देखिए, फिर जाके इसको क्या बोला गया, इसको सही क्या बोला गया, फिर जाके उसका कंक्लूजन दिया गया है। इतना पार्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, फिर अगली लाइन क्या बोला है, इट्स वैलिडिटी कैन बी टेस्टेड इन द लैबोरेटरी अंडर कंट्रोल कंडीशन। सही बात है। अगर मैं बात करूं कोई भी जो लॉ है उसको हम लोग क्या करते हैं, वापस से परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं कि हाँ ये सही है कि गलत है। इसकी जो वैलिडिटी है कि हाँ ये बोला गया कि न्यूटन ने बोला कि भाई कोई भी चीज अगर आप ऊपर से नीचे फेंकोगे तो वो क्या होने वाली है, वो नीचे ही आने वाली है। तो क्या इसको मैं आज टेस्ट कर सकता हूँ? आप बड़ा ऑब्वियसली बात टेस्ट करके आप चेक कर सकते हो कि हाँ न्यूटन भैया ने जो चीज बोली थी क्या वो सही बोली थी कि गलत बोली थी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एम्पेरिकल अप्रोच का बोला जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको भी पता है कि साइंस में किसी भी बात को बिना प्रूफ के एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसलिए जितने भी साइंटिफिक लॉ को हम क्या कर सकते हैं, हम वापस दोहरा के उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि सच में वो सही है कि गलत है, या इसमें कुछ डिफॉल्ट है। इसको हम लोग क्रिटिसाइज मतलब इसके अगेंस्ट भी बोल सकते हैं अगर कुछ चीज गलत होगी यहाँ पे तो। समझ में आ गया? और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इतना बात क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री लिटमस पेपर ले लेते हैं, ठीक है। अब एक लिटमस पेपर का मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। हमें यह बोला जाता है स्कूल में, लिटमस पेपर में हमें यह चीज बोली जाती है कि एक होता है कि अगर एसिड रहेगा तो एसिड में क्या हो जाता है, वो रेड हो जाएगा, और वहीं अगर कोई बेस होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा। उसी तरीके से कि मैं बात करूं, अब आपने ये चीज पढ़ी है, क्या आप इसको चेक कर सकते हो? हाँ चेक कर सकते हो। आप एक लिटमस पेपर लेकर आओ, उसको एक एसिड में डालो, तो एसिड में डालोगे तो वो क्या होगा, रेड में कन्वर्ट होगा। तो आपने यहाँ पे इसको वेरीफाई किया, ये लिखा नहीं गया है, ये सच में एग्जैक्ट वैसा ही होता है। फिर वही अगर किसी बेस में डालोगे तो क्या होगा, वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको चेक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका साइंस क्या काम करता है। और नेचुरल साइंस कौन से सब्जेक्ट स्टडी करता है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेचुरल साइंस में अगर हम बात करें तो आपका मैथमेटिक्स आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, ठीक है। जहां पे हम इसके मैथमेटिक्स के जितने भी लॉज हो गए, फिजिक्स के जितने लॉ हो गए, केमिस्ट्री के जितने लॉ हो गए, उनको हम डेली बेसिस पे क्या हम कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि सच में क्या वो सही है कि गलत। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेचुरल साइंस क्या है, एक कोर्स एग्जैक्ट साइंस भी बोला जाता है। कौन सा अप्रोच यूज करता है, एम्पिरिकल अप्रोच यूज करता है, जिसका मतलब जो भी चीजें यहाँ पे स्टडी की जाती है वो लेबोरेटरी के थ्रू क्या स्टडी किया जाता है। फिर तीसरी चीज आपको यहाँ पे क्या समझ के रखना है, आपको ये समझ के रखना है कि जितने भी लॉज होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको बार बार हम एक्सपेरिमेंट करके उनको वेरीफाई कर सकते हैं क्या वो सही है कि गलत। और एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स है जो नेचुरल साइंस में क्या इंक्लूड किया जाता है। इतना पार्ट आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सोशल साइंस। अब देखो नेचुरल साइंस क्या होता है, जो लॉज पे बेस्ड होता है, जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, नेचर पे बेस्ड होता है। लेकिन जो सोशल साइंस होता है उसकी अगर मैं बात करूं तो ये किस पे बेस्ड होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर पे क्या बेस्ड होता है। अब देखो यहां पे क्या बोला है, सोशल साइंस इज आल्सो कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस। इसको क्या बोला जाता है, इसको सोशल साइंस को आपका एब्स्ट्रैक्ट साइंस या फिर बिहेवियरल साइंस भी बोला जाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नेचुरल साइंस इज कॉल्ड एज डैश साइंस, तो आप क्या बोलोगे, एग्जैक्ट साइंस बोल सकते हो। फिर वहीं अगर आपको बोला जाए कि सोशल साइंस इज कॉल्ड एज डैश साइंस, तो आप क्या बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट या फिर बिहेवियरल साइंस क्या आप लिख सकते हो। अब सोशल साइंस क्यों बोला गया है, सोशल साइंस इसलिए बोला गया क्योंकि देखो सोशल साइंस क्या कहता है, ये ह्यूमंस को, सोशल साइंस को एब्स्ट्रैक्ट या फिर बिहेवियरल साइंस क्यों बोला जाए, सोशल साइंस क्योंकि जो ह्यूमंस के जो बिहेवियर्स होते हैं उनको स्टडी करता है, ठीक है। इंसान का जो बिहेवियर होता है, अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हर एक जो इंसान है, हर एक जो इंसान का बिहेवियर अलग होता है। कोई गुस्से वाला है तो कोई बहुत शांत स्वभाव का होता है, कुछ होते हैं कि गलत करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि नहीं हमेशा सत्य की राह पे ही चलते हैं, कुछ लोग होते हैं न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो इंसानों का जो बिहेवियर होता है वो वैरी करता है, ठीक है, वैरी करता है, रीजन टू रीजन वैरी करता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, रीजन टू रीजन वैरी करता है। उसकी सोच, उसका बोलने का तरीका, ढंग विंग, सारी चीजें क्या डिफरेंट क्या वैरी करती है। अब लेकिन
वही अगर मैं बात करूं आपके एग्जैक्ट साइंस यानी नेचुरल साइंस में जितनी भी चीजें होती थी उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता था, चाहे वो इंडिया हो, यूएस हो, आपका ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ पे कोई वैरी नहीं होता था। इस वजह से वहां पे क्या होता था, एक फिक्स लॉ होता था, वहां पे लॉ बनाया जाता था। लेकिन यहाँ पे सोशल साइंस में कोई लॉ बना सकते हैं? नहीं लॉ बना सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का जो बिहेवियर होता है बहुत ज्यादा वैरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर, डिपेंडिंग ऑन द बॉर्न अप एंड ब्रॉट अप, ठीक है, कि उसको कैसी परवरिश दी गई, इन सभी चीजों पे क्या बहुत ज्यादा क्या मैटर करता है। इसलिए सोशल साइंस में कोई भी फिक्स लॉ होते नहीं है, ठीक है। अब इसको एब्स्ट्रैक्ट साइंस क्यों बोला गया? एब्स्ट्रैक्ट साइंस मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट साइंस मतलब देखो सीधी सीधी बात है जी, ऐसी कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी जिसको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर, जिसको टच नहीं कर सकते, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। जैसे प्यार क्या मेजर किया जा सकता है? मैं इतना नहीं, हम वैसा होता है, मैं प्यार आपसे थोड़ा करता हूँ, बहुत करता हूँ। क्या आप एग्जैक्ट बात बोल पाते हो क्या कि नहीं मैं प्यार तुझसे 2% करता हूँ या फिर 3% करता हूँ या 4% करता हूँ, 5 नहीं। डर की अगर बात करूँ, डर भी कभी मेजर नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं बोलते मुझे 20% डर लग रहा है, मुझे 50% डर लग रहा है, 100% डर लग रहा है, नहीं। आप क्या बोलते हो? मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, यार इस इंसान से मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। आप इस तरह की भाषा क्या यूज करते हो? वहीं मोटिवेशन की अगर बात करो, आप ये नहीं बोलते कि मैं तेरे 10% मोटिवेट हूं, आप ये बोलते मुझे आज आपसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली, मैं आज जाके अलग ही चीजें करूंगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये सारी जो चीजें, ये सारी चीजों को हम ना फिजिकली देख पाते, आप क्या किसी का प्यार फिजिकली देख पाते हो? नहीं, आप महसूस कर पाते हो। लेकिन ये चीज एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है। कोई इंसान अगर आपको आपसे मोटिवेट हो रहा है तो आप उसका मोटिवेशन देख नहीं पाते हो, हाँ, लेकिन आप फील कर पाते हो कि हाँ वो बंदा मोटिवेट हुआ है, तो लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, हाँ एग्जिस्ट करती है, और उसको मेजर भी नहीं कर सकते। तो इसी चीज को, ऐसी कोई भी चीज उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है, देख नहीं सकते हो, लेकिन फील कर सकते हो, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं, ठीक है। बिहेवियरल साइंस का मतलब क्या होता है? बिहेवियर इंसान का हर सिचुएशन में अलग अलग होता है। एग्जाम का रिजल्ट आया तो 3 तरह के लोग हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं खुश होते हैं, हाँ भाई बहुत अच्छा रिजल्ट आया, पास हो गया, चल। कुछ लोग होते हैं सैड होते हैं, यार पहले जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं आया। कुछ लोग होते हैं मोटिवेट होते हैं, भाई जितना सोचा था उससे ज्यादा, मतलब और ज्यादा कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे सबका जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। समझ में आ गया? इसलिए सोशल साइंस में कोई भी फिक्स लॉज या फिर कंडीशंस होते नहीं है। तो होप्स आपको क्लियर हो गया कि सोशल साइंस क्या है। सोशल साइंस को 2 नाम दिए गए, एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस भी बोला गया और एक बिहेवियरल साइंस भी बोला गया। क्लियर हो गया? फिर क्या बोला गया यहाँ पे देखो, ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एम्पेरिकली टेस्टेड। सही बात है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो क्या फिक्स होता है? अभी जैसे मैं बहुत हंसता खेलते हुए पढ़ा रहा हूं, कोई आया मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, क्या मैं अभी उसको हंसते हुए अरे भाई बस का ये एक चीज बोला था? नहीं। तो यहां पे कंडीशन के हिसाब से मेरा बिहेवियर चेंज हुआ। मैं बाहर लोगों से अलग तहजीब से बात करता हूं, घर में अलग तरीके से बात करूंगा, दोस्तों से अलग तरीके से बात करो, खास दोस्तों का से अलग तरीके से बात करूंगा। तो यहाँ पे जो बिहेवियर होता है ह्यूमन का वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, वो वैरी करता रहता है। समझ में आ गया? लेकिन जो मशीन होती है, मशीन का बिहेवियर फिक्स होता है, हाँ फिक्स होता है। चिट्टी रोबोट का जब उसके अंदर फीलिंग डालने से पहले वो उसका बिहेवियर फिक्स था, न्यूट्रल रहता था। समझ, उसको सुख दुख हंसी रोना खुशी ये सब नहीं पता था। लेकिन जब फीलिंग्स डाल दी गई तो उसके भी क्या हो गए, उसके भी जो बिहेवियर वो वैरी करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी मशीन हो उसके बिहेवियर फिक्स होता है, लेकिन ह्यूमन के बिहेवियर फिक्स नहीं होते। तो यहाँ पे आप किसी भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो? आप सोशल साइंस के सब्जेक्ट को आप लैब में टेस्ट करके उसको सही प्रूव नहीं कर सकते। दे आर ओनली स्टेटमेंट ऑफ जनरल ह्यूमन टेंडेंसी। और यहाँ पे कोई भी फिक्स लॉ नहीं होता है, ये बस एक जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, कि हाँ ह्यूमन का बिहेवियर ऐसा हो सकता है, हाँ ये चीजें ऐसी हो सकती है, हाँ वो चीजें ऐसी हो सकती है, लेकिन ये चीज वैरी होती रहती है। और जैसे जैसे समय बदलता जाता है ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये स्टेटमेंट्स भी क्या होते हैं? चेंज होते जाते हैं। क्लियर हो गया? इतना बात क्लियर है मेरे ख्याल से। फिर हो गया, इट स्टडीज द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। अब जो सोशल साइंस है सिर्फ एक नहीं होता है, अब वो बहुत सारी चीजें, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी आ गया, साइकोलॉजी क्या स्टडी करता है? ह्यूमन के माइंड के बिहेवियर को स्टडी करता है। सोशियोलॉजी हो गया, ये सोशल बिहेवियर को स्टडी करता है। इकोनॉमिक बिहेवियर, इंसान का जब पास पैसा आता है तो पैसा आने पर कितना खर्च करता है, कितना बचाता है, किस तरह की चीजें कंज्यूम करता है, किस तरह की चीजों को निगलेक्ट करता है। फिर पॉलिटिकल साइंस, ये जो ह्यूमन का पॉलिटिकल बिहेवियर है उसकी स्टडी करता है। हिस्ट्री, ये क्या करता है? जो हिस्टोरिकल डेवलप, मतलब पास से लेकर अब तक क्या डेवलप हुआ है, क्या चीजें बदली है, इन सारी चीजों को स्टडी करता है। तो यहाँ पे सोशल साइंस सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, वो ह्यूमन के हर एक एस्पेक्ट को, अरे एक एक थिंक को क्या करता है? स्टडी करने में हेल्प करता है।
इतना पार्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हेंस लॉज ऑफ द सोशल साइंस आर नॉट यूनिवर्सल। सही बात है कि जो लॉज है सोशल साइंस के वो यूनिवर्सल है नहीं, ये मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिपेंड करते हैं कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज पे, एजुकेशन, इकोनॉमी पे, बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में हम क्या करते हैं, हम नमस्ते करते हैं, लेकिन जापान में हम क्या करते हैं, हम ऐसे झुक के क्या करते हैं, अग्रीड करते हैं। उसी तरीके से यूएसए में हम हैंड शेक करके करते हैं, वहीं फ्रांस में क्या करते हैं, चीक पे पप्पी या फिर किस लेके हम क्या कहते हैं, वहां पे आपका ग्रीट करते हैं। तो अब उसी तरीके से इंडिया में अगर मैं बात करूं तो लोग क्या करते हैं, हाथों से खाना खाते हैं, लेकिन वही फॉरेन कंट्रीज में क्या करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में आपके स्पून और फोर्क से यहाँ पे क्या खाया जाता है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन बिहेवियर है वो वेरी कर रहा है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज। सही बात है, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसलिए जो लॉज होते हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते। सो सोशल साइंस एक्सप्लेन्स पॉसिबिलिटी कॉमन ह्यूमन बिहेवियर को समझती है, ठीक है। यहाँ पे जो सोशल साइंस है वो क्या करता है, वो सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर को समझता है, वो कभी भी आपको फिक्स लॉ या फिर कंडीशंस देते नहीं है। मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हो गई। देखो मैंने इतना पढ़ा आपको बस ये समझाने के लिए दिया कि नेचुरल साइंस क्या होता है, सोशल साइंस का। होप तो क्लियर हो गया। देखो साइंस क्या होता है ये जान रखो, साइंस क्या होता है आपकी नोट्स पे भी ये होना चाहिए। साइंस क्या होता है, साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ द नॉलेज। फिर वो क्या यूज करता है, It has been categorized into two parts, that is your natural science and social science. Natural science को exact science भी बोला जाता है और social science को abstract या फिर behavioral science क्या बोला जाता है। नेचुरल साइंस क्या यूज करता है, एम्पिरिकल मेथड यूज करता है, लेकिन आपके सोशल साइंस में एम्पिरिकल मेथड यूज होता है नहीं, यूज होता है। नेचुरल साइंस के जो लॉज होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं और फिक्स होते हैं, लेकिन वही सोशल साइंस के जो लॉज होते हैं क्या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और फिक्स होते हैं नहीं, वो यूनिवर्सली फिक्स नहीं होते हैं। फिर वहीं पे अगर बात करूँ इसके एग्जांपल्स क्या हो गया, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, सोशल साइंस की साइकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया। समझ आगे। तो ये चार पॉइंट आपको याद रखने, पॉज करके वीडियो लिख लेना जो मैंने बताया। फिर अगला अब बात करते हैं व्हाट इज साइंस, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स है क्या सर, हम यहाँ पे पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स है क्या, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है चलो ये देखते हैं। चलो 2 मिनट मेरे कॉल आ रहा है फटक से। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स होता है क्या, चलो वो समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज है कि मैं बात करूं तो ये समझ लो कि इकोनॉमिक्स का एक सोशल साइंस है। क्या इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। अब इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस क्यों कहा जाता है, देखो मैंने बताया कि सोशल साइंस क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर को समझता है। तो उसी तरीके से जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है, इकोनॉमिक्स ह्यूमन के जो इकोनॉमिक बिहेवियर होता है उसको समझने की कोशिश करता है। अब आप बोलेंगे कि सर ये इकोनॉमिक बिहेवियर क्या होता है। इकोनॉमिक बिहेवियर ये है कि मतलब देखो सीधी सीधी बात है, अगर किसी भी, ये देखो एकदम हैंडसम सा पर्सन कौन है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है, कि अगर एक किसी भी प्रोडक्ट की अगर जो प्राइस है मतलब जो कीमत अगर बढ़ती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है या फिर कम होती है, इस चीज को स्टडी करता है। एक इंसान कितना खरीदता है या फिर कितना कम खरीदता है उसको स्टडी करता है। अगर किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है अगर कम होती है, मतलब किसी भी चीज की अगर प्राइस कम होती है तब इंसान कितना खरीदता है, कितना ज्यादा खरीदता है या फिर कितना कम खरीदता है, इस चीज को क्या ये स्टडी करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग इकोनॉमिक बिहेवियर कहते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स ये भी स्टडी करता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स ये भी स्टडी करता है कि लोग पैसे कैसे कमाते हैं, लोग पैसे कमाने के बाद उस पैसे को कहां कहां खर्च करते हैं, और खर्च भी जब करते हैं तो कौन से खर्च को प्रायोरिटी पे रखते हैं और फिर कौन से खर्च आप बाद में करते हैं, लोग सेविंग्स क्यों करते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, साथ ही साथ पैसे क्यों बढ़ते या फिर मतलब पैसे की जो वैल्यू होती है जैसे करेंसी और इंडियन करेंसी रुपीस और डॉलर की प्राइस बढ़ती क्यों जा रही है और डॉलर की प्राइस बढ़ते जा रही है, उसके पीछे की रीजन क्या है, उसके पीछे की वजह, इस चीज को समझता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है और गवर्नमेंट टैक्स कैसे कैलकुलेट करती है, गवर्नमेंट की टैक्स बढ़ाने या फिर कम करने की वजह से क्या असर पड़ता है, इन सभी चीज को कौन स्टडी करता है, इन सभी चीज को इकोनॉमिक्स का स्टडी करता है। और इन सभी पे जो ह्यूमन का मतलब एक जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उस पर क्या असर पड़ता है, इस चीज को स्टडी करता है। समझ में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक सोशल साइंस क्या कहा जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में हर महीने आपको 5,000 रुपए क्या दिए जाते हैं, कितने दिए जाते हैं, 5,000 रुपए क्या दिए जाते हैं एज अ पॉकेट मनी। अब आपको यहां पे डिसाइड करना होता है कि आपको 2,000 की बुक लेनी है, पेट्रोल लेना है, 1,000 फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है और 1,000 रुपए क्या सेविंग करना है। अब यहां पे मुझे बताओ क्या इस 5,000 में आपकी सारी की सारी मतलब बहुत सारे, ये तो कुछ प्रायोरिटीज आपने दिए, इसके अलावा बहुत सारे शौक देते कि कपड़े लेने हैं, शूज लेने हैं, सारी चीज। अब सारी चीजें क्या एक साथ ले सकते हो, नहीं एक साथ नहीं ले सकते हो। अब आपको 5,000 रुपए में, इस 5,000 में आप डिसाइड करते हो कि मुझे 2,000 की किताब लेनी है, 1,000 का मुझे गाड़ी में पेट्रोल भराना है, 1,000 मुझे जब दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा तो वहां पे खर्च करने के लिए 1,000 रखता हूँ और 1,000 रुपए मैं अपने पॉकेट मनी से बचा के रखता हूँ, क्योंकि आगे अगर मुझे कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी तो ये सेविंग्स क्या मेरे क्या काम आएगी। अब ये डिसीजन आप कैसे लेते हो कि आपको कौन सी खर्च पहले रखने हैं, फिर कौन से खर्च को बाद में करना है, फिर कौन से खर्च करना, कितने पैसे बचाने, ये सारी चीजें आपको, ये सारी डिसीजन लेने में आपको कौन हेल्प करता है, ये सारे डिसीजन आपको लेने में इकोनॉमिक्स का हेल्प करता है। अब यहां पे समझो कि जो टर्म इकोनॉमिक्स है
ये ओरिजिनल जो टर्म है ये डिराइव कौन से वर्ड से हुआ? डिराइव हुआ आपके ग्रीक वर्ड से। कौन से वर्ड से? ग्रीक वर्ड से। मतलब इंग्लिश में जो इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स एक ओरिजिनल वर्ड नहीं है, ये डिराइव हुआ आपके ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से। क्या कहां से डिराइव? ओइकोनोमिया, जो कि कॉम्बिनेशन कितने वर्ड्स का? जो कि कॉम्बिनेशन आपके दो वर्ड्स का, एक है ओइकोस और एक है नोमिया। अब ओइकोस मतलब क्या होता है? ओइकोस मतलब होता है घर होता है, होम होती है, फैमिली होती है। और मेनिया, अब नोमोस का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट, रूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से हम घर को किस तरीके से मैनेज करते हैं, घर को किस तरीके से मैनेज करते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इसी चीज की स्टडी को हम लोग ओइकोनोमिया कहते हैं। मतलब ओइकोस और नोमिया दोनों को मिला दिया तो मतलब क्या बन गया? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड या फिर हाउस होल्ड मैनेजमेंट। मतलब कि हम घर को किस तरीके से मैनेज करते हैं, इस चीज की स्टडी को हम क्या कहते हैं? आपका इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं। अब यहां पे ध्यान देना, घर को मैनेज करना मतलब घर के झगड़े को नहीं, घर की जो इकोनॉमिक बिहेवियर होते हैं, कि मतलब घर में जब इनकम आई तो इनकम आने के बाद उसमें से कितना पैसा बचाते हैं, उसमें से कितना खर्चा करते हैं, और अगर खर्चा करते हैं तो किस चीज पे ज्यादा खर्च करते हैं, किस चीज पे कम खर्च करते हैं, इसी चीज की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे अलग अलग इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक बिहेवियर या फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। मतलब क्या बोला गया? मतलब ये बोला गया कि देखो, अब इकोनॉमिक्स क्या करता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट से डील तो करता है। मतलब घर में तलाक हो रहा है, घर में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, तो उससे इकोनॉमिक्स को लेना देना है क्या? नहीं, इकोनॉमिक्स को उससे लेना देना नहीं। इकोनॉमिक्स को ये लेना देना है कि इकोनॉमिक्स ये समझता है कि एक घर में कमाई कितनी हो रही है। अब घर में कमाई होने के बाद उसके खर्चे कितने हैं, कम मतलब खर्चे कितने हैं, साथ ही साथ जितने भी लोग घर में रहे उनकी जो वांट्स है वो वांट सेटिस्फाई कैसी हो रही है, कौन से खर्चे को पहली प्रायोरिटी दी जा रही है, कौन से खर्चे को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, इन सब चीज को क्या स्टडी करता है? तो सीधी सीधी बात है, जो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करता है, बाकी और किसी चीज को स्टडी करेगा नहीं। इकोनॉमिक्स हमेशा ये समझने की कोशिश करता है कि कैसे जो एक ह्यूमन बीइंग है अपनी अनलिमिटेड वांट्स को क्या लिमिटेड मीन से कैसे सेटिस्फाई करता है। ठीक है, मतलब अपनी अनलिमिटेड जरूरतों को एक लिमिटेड रिसोर्स से कैसे सेटिस्फाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे एक बात मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान लेते हैं, यहीं पे आ जाओ। ठीक है, अब यहां पे मान लेते हैं अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो, इकोनॉमिक्स जो देखो ह्यूमन का कई सारे बिहेवियर होते हैं, कि सोसाइटी में एक बिहेवियर होता है, पॉलिटिकल एक बिहेवियर होता है, रिलीजियस बिहेवियर होता है, कल्चर बिहेवियर होता है, इकोनॉमिक बिहेवियर होता है। कल्चर बिहेवियर मतलब टिंग 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 टिंग, ठीक है। फिर रिलीजियस मतलब कि मंदिर जाता है, गुरुद्वारा जाता है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल मतलब आपके जो पार्टीज होती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है उससे रिलेटेड क्या उसके व्यूज होते हैं, किसको सपोर्ट करता है, किसको नहीं सपोर्ट करता है। फिर उसका सोशल सोसाइटी में किस तरह, तो ऐसे कई सारे बिहेवियर होता है। लेकिन जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स क्या इन सारे बिहेवियर्स को देखता नहीं, इकोनॉमिक्स इन सारे बिहेवियर्स को नहीं देखता। इकोनॉमिक्स सिर्फ क्या देखेगा? इकोनॉमिक बिहेवियर को देखेगा, कि कैसे जो कैसे कि पैसे और जो रिसोर्स से रिलेटेड डिसीजन वो इकोनॉमिक्स जो ह्यूमन बीइंग्स होता है वो कैसे लेता है, इस चीज को समझने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल खरीदने जाते हो, अब जब मोबाइल खरीदने जाते हो तो हम डायरेक्टली कोई भी मोबाइल नहीं खरीदते, हम पहले कंपेयर करते हैं। ठीक है, कि एक ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, एक हमारे पास 15,000 का मोबाइल, एक हमारे पास 18,000 का, 20,000 का। अब इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट का, हम देखते हैं कि हमें फीचर्स क्या क्या चाहिए, प्राइस क्या चाहिए, हमारा कैमरा कैसा होना चाहिए, बैटरी कैसी होनी चाहिए, वारंटी कितना होना है, ये सारी चीजें हम क्या डिसाइड करो। साथ ही साथ हमारा बजट क्या है उस हिसाब से। अब ये सारे जो फीचर्स है, ये सारे फीचर्स जो है हम सारे मोबाइल्स में कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर करने का जो भी हमें बेस्ट सूट और बेस्ट होता है, अच्छा होता है, और जो हमारे बजट में आता है, हम वो मोबाइल क्या लेते हैं। और इसी चीज को कौन स्टडी करता है? इसी चीज को इकोनॉमिक्स का स्टडी करता है, कि कैसे जो एक ह्यूमन है कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो उस प्रोडक्ट के पीछे, खरीदने के पीछे उसका क्या रीजन होता है, क्या वजह होता है, वो कैसे खरीदता है, उस पर कितना स्पेंड करता है, इस चीज को इकोनॉमिक्स का स्टडी करता है। समझ में आ गया? अब यहां पे अगर मैं बात करूं वांट्स, क्या वांट्स मतलब क्या होता है? देखो सीधी सीधी बात करूं तो ह्यूमंस के जो वांट्स होते हैं, वांट्स क्या होते हैं? हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर वो पहले साइकिल चला रहा है, ठीक है, पहले एक बच्चे को क्या चाहिए रहता है? साइकिल चाहिए रहता है। साइकिल के बाद क्या चाहिए? बाइक चाहिए रहती है। बाइक के बाद चाहिए कार चाहिए रहती है। कार के बाद क्या? लग्जरी कार चाहिए रहती है। फिर लग्जरी के कार के बाद क्या चाहिए उसको? फॉरेन ट्रिप चाहिए रहती है। अब मुझे बताना, क्या ह्यूमन की वांट सेटिस्फाई होती? नहीं। अगर उसको एक चीज मिल गई, फिर उसके बाद उसको दूसरी चीज चाहिए, दूसरी मिल गई, फिर तीसरी चाहिए तो चौथी, फिर चौथी मिल गई तो पांचवी चीज। सही बात है। लेकिन अगर मैं मीन्स मतलब क्या होते हैं? रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन के जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके लिमिटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, ठीक है, आप उसको क्या चाहिए? उसको टोटल 8,000 की उसकी वांट, उसको नए जूते चाहिए 2,500 के, ठीक है, हेडफोन है 2,000 का, वॉच है 2,500 की, और पिज्जा पार्टी 1,000 की। ठीक है, टोटल जो उसकी वांट्स मतलब जो भी उसकी चाहती होती है उसका जो टोटल अगर मिलाया तो कितना होता है? 8,000 होता है। कितना होता है? 8,000 होता है। लेकिन उसकी जो पॉकेट मनी है वो कितना? 3,000 में। अब यहां पे मुझे बताओ, क्या 3,000 की पॉकेट मनी में उसकी जितनी भी वांट्स है, क्या उन सभी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएगा? क्या
नहीं, उन सभी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। इसी चीज को कौन स्टडी करता है? इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। कि इकोनॉमिक्स ये स्टडी करता है कि कैसे जो एक ह्यूमन है, कैसे एक ह्यूमन ने अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड मींस मतलब लिमिटेड रिसोर्सेस से, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स से कैसे सेटिस्फाई करता है, इसी चीज की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसको देखो, अनलिमिटेड वांट्स क्यों बोला गया? अनलिमिटेड वांट्स इसलिए बोला गया कि जितना उसके पास रिसोर्स है उसके कंपैरेटिव में जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, मतलब वांट्स जो है ज्यादा, इसलिए उसको अनलिमिटेड वांट्स बोला गया। समझ में आ गया? इतना बात क्लियर है? तो इकोनॉमिक्स क्या है? देखो सीधी सीधी बात, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, ये एक पॉइंट लिखना है, नोटबुक में लिख लो। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि इकोनॉमिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया विच मींस मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, या फिर हाउस होल्ड मैनेजमेंट भी आप क्या लिख सकते हो। फिर इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी how human beings satisfy their unlimited wants with the limited resource। ठीक है, कैसे जो एक ह्यूमन बीइंग होता है अपनी अनलिमिटेड वांट को अपने लिमिटेड रिसोर्स से कैसे सेटिस्फाई करता है, इस चीज की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? आपका इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं। समझ में आ गया? अब जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली बजट भी ले लेते हैं। अब फैमिली का जो इनकम होता है वो 50,000 होता है, ठीक है। अब वांट्स क्या क्या चाहिए रहती? नई टीवी चाहिए रहती, वॉशिंग मशीन चाहिए रहता, हॉलीडे ट्रिप चाहिए, फर्नीचर चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए बच्चे के लिए, कुछ पैसे भी बचाने और हेल्थ इंश्योरेंस भी क्या करना है। लेकिन अब मुझे बताना कि सबसे पहले आप क्या करोगे? अब इतनी सारी चीजें आप 50,000 की महीने की सैलरी में तो अफोर्ड नहीं कर सकते, एक ही महीने में नहीं कर सकते, बरोबर। हाँ, तो अब आप क्या करोगे? आप इनमें से सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करो कि पहले हमें क्या करना चाहिए। पहले आपके मम्मी पापा भी यही करेंगे, क्या वो पहले नया टीवी लेंगे, नई वॉशिंग मशीन लेंगे, हॉलीडे ट्रिप डिसाइड करेंगे, अच्छा फर्नीचर डिसाइड कर नया लेंगे, अच्छा स्कूल लेंगे, सेविंग लेंगे, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस? तो सबसे पहले चीज आपकी मम्मी पापा क्या करेंगे? आपकी मम्मी पापा ये करेंगे, सबसे पहले घर का राशन भरवाएंगे, बच्चे की स्कूल की फीस भरेंगे, फिर उसके बाद कुछ पैसे बचे तो फिर बाद में वो टीवी, वॉशिंग मशीन, फिर उसके बाद फर्नीचर वगैरह क्या देखेंगे। तो जो जरूरत होगी वो उसको क्या डिसाइड करते, उसको क्या फिर रखते हैं। समझ में आ गया? इसी चीज की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी चीज की स्टडी को हम लोग आपका इकोनॉमिक्स कहते हैं। कि देखो यहाँ पे कैसे अनलिमिटेड वांट्स थे, वांट्स कैसे लिमिटेड थे? क्या नहीं, अनलिमिटेड थे, लेकिन जो रिसोर्स था वो लिमिटेड था। तो किस तरीके से अनलिमिटेड वांट्स को एक लिमिटेड रिसोर्स में किस तरीके से सेटिस्फाई किया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी स्टडी को हम लोग इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं। और इकोनॉमिक्स हमें इकोनॉमिक डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। इकोनॉमिक्स ने ही हमें बताया ना कि भाई पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी उसको करो। सबसे ज्यादा जरूरी क्या? खाना है, तो पहले खाना कर दिया। फिर दूसरा जरूरी क्या है कि बच्चे की पढ़ाई, तो बच्चे की पढ़ाई कर दिया। फिर बाद में देखेंगे कि जरूरी क्या है, हाँ नया टीवी लेना जरूरी है क्या, तो टीवी लेंगे, या फिर अगर टीवी से ज्यादा वॉशिंग मशीन जरूरी है तो हम क्या लेंगे? वॉशिंग मशीन जरूर लेंगे। तो हम हमारे जो खर्चे होते हैं, हमारे जो वांट्स, उनको भी हम क्या करते हैं? प्रायोरिटीज क्या सेट करते हैं। इतना क्लियर हो गया क्या? अब चॉइसेस क्यों जरूरी है? अब देखो, अब यहाँ पे हम चॉइसेस क्यों करते हैं कि सबसे पहले हमें खाना ही भरवाना है, मतलब राशन भरवाना है, फिर बच्चे की फीस, क्योंकि इसलिए जरूरी रहता है। देखो सीधी सीधी बात है कि हमारे पैसे क्या लिमिटेड है कि अनलिमिटेड? बट ऑब्वियसली बात है लिमिटेड है। तो यहाँ पे अब उस लिमिटेड रिसोर्स में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जरूरतें क्या है। तो हम उस हिसाब से क्या कहते हैं? प्रायोरिटी सेट करते हैं। प्रायोरिटी सेट किया, अब सेट करने के बाद हमने 4 प्रायोरिटी सेट कर दी। पहले राशन भराना है, बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, फिर बच्चे को यूनिफॉर्म दिलवाना है, फिर एक नया टीवी लेना, क्योंकि टीवी है नहीं, ठीक है। अब किया, अब यहां पे हमारे पास जो भी पैसा रहेगा हम देखेंगे कि घर में राशन 4,000 का, ठीक है 4,000 वहां पे डाल दिया, बच्चे की स्कूल फीस 2,000 है तो 2,000 वहां पे डाल दिया, यूनिफॉर्म 1,000 का यहां पे डाल दिया। अब जो पैसे बचे, अब उसमें से हम क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे, बजट रहेंगे कि हाँ टीवी के लिए हम लोग 10,000 का बजट रखते हैं, 10,000 की हम लोग टीवी लेंगे। वॉशिंग मशीन के लिए हम लोग 15,000 का बजट रखते हैं, हम 15,000 का वॉशिंग मशीन लेंगे, या फिर अगले महीने लेंगे, ठीक है, अगर ओवर बजट जा रहा। क्यों? क्योंकि कुछ पैसा हमें बचा के भी रखना पड़ेगा, इनकेस महीने के बीच में कोई बीमार पड़ गया, ठीक, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो हम खाली हाथ तो नहीं रह सकते, तो वहां पे हम कुछ पैसे बचा के भी रखते हैं। समझा? तो बजट बना, फिर बजट बनाएगा फिर हम जाते टीवी लेने जाएंगे, तो टीवी लेने जाएंगे, देखेंगे सारे फीचर्स, प्राइसेस वगैरह कंपेयर कर, फिर उन सभी कैटेगरी को फुलफिल करते हैं, जो बेस्ट ऑप्शन निकले उस बेस्ट ऑप्शन को हम लोग क्या परचेज करते हैं, और कुछ पैसे फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं। इतना क्लियर हो गया क्या मेरे दोस्त? होप सो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको भी ये दे दिया कि अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड मींस क्या होता है, ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड मींस का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन करके दी है। आप इसको भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। सबसे पहली चीज, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, ठीक है। इकोनॉमिक्स एक वर्ड है, डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड इकोनोमिया से डिराइव, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इकोनॉमिक्स हमेशा सिर्फ इकोनॉमिक जो बिहेवियर होता है ह्यूमन का उससे डील करता है। आपके इमोशंस वगैरह से डील करेगा क्या? नहीं, वो इमोशन से डील नहीं करेगा। क्या वो आपके सोशल बिहेवियर से डील करेगा? नहीं। आप अच्छा बोलते खराब बोलते? नहीं। आपके पॉलिटिकल बिहेवियर से? नहीं। क्या आपके रिलीजियस बिहेवियर से? नहीं। क्या आपके कल्चर बिहेवियर से? नहीं। सिर्फ वो इकोनॉमिक बिहेवियर से ही क्या डील करता है।
समझ में आ गया। इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक हमेशा ये समझने की कोशिश करता है कि कैसे जो एक ह्यूमन बीइंग है वो अपने लिमिटेड, अपने अनलिमिटेड वांट्स को अपने लिमिटेड मींस मतलब लिमिटेड रिसोर्स में किस तरीके से सेटिस्फाई करता है, इस चीज को हमेशा स्टडी करने की कोशिश क्या करता रहता है। इतना पार्ट क्लियर हो गया? तो यही बोला गया, यहाँ पे डेफिनेशन दी है, हमने लिखा हुआ है नोट्स में, तो ये पॉइंट आपके ध्यान में रखना। क्या बोला? इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स या सोशल साइंस। अब क्यों सोशल साइंस से मैंने बताया? सोशल साइंस इसको इसलिए बोला जाता है कि क्यों, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर, एक ह्यूमन के इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करता है। सोशल साइंस क्या होता है? एक ऐसी स्टडी होती है जहां पे हम ह्यूमन बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, सोशल बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर, उनमें से ये इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करता है, इसलिए इसको सोशल साइंस बोला गया। अब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस क्यों बोला गया। क्लियर है? फिर जो टर्म इकोनॉमिक्स है ये डिराइव कहां से हुआ है? ग्रीक वर्ड से डिराइव, जिसका नाम क्या है? ओइकोनोमिया, जिसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड। क्लियर हो गया? इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड एज, इसको क्या बोला है? क्वीन ऑफ सोशल साइंस बोला गया है। किसने बोला है? पॉल सैमुएल्सन ने बोला। अब यहां पे सवाल ये भी उठ के आता है कि सर क्यों हमारे जो पॉल सैमुएल्सन थे उन्होंने इकोनॉमिक्स को एज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस क्यों बोला? रीजन क्या, वजह क्या है? वजह देखो, पहली चीज ये आती है कि देखो पैसा है, रिसोर्स है, ठीक है, उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज है जो हमें बताती है सिर्फ ह्यूमन इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं होता है, ये गवर्नमेंट पे भी गवर्नमेंट को भी हेल्प करती है, साथ ही साथ पूरे देश को कैसे चलाना है उसको भी हेल्प करती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि इकोनॉमिक्स में एक छोटा चेंज भी, छोटा सा अगर चेंज भी होता है तो उसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट निकल कर आता है। तो इस वजह से इकोनॉमिक्स को क्या बोला गया यहाँ पे? आपका क्वीन ऑफ सोशल साइंस। क्या बोला? बस ये आपके समझने के लिए, बाकी ऐसा एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। बस आपको ये पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड एज क्वीन ऑफ सोशल साइंस बाय डैश, तो आपको लिखना रहेगा पॉल सैमुएल्सन। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या बोला है? इकोनॉमिक डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। ये भी मैंने आपको चीज बता दिया कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट से डील करता है। अब क्यों डील करता है, क्या इकोनॉमिक्स बिहेवियर होता है, ये भी मैंने आपको चीज बता दी। साथ ही साथ इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड, ये भी मैंने चीज बता दी। इट डील्स विद हाउ ह्यूमन सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड मींस। मींस मतलब क्या होता है? रिसोर्स क्या होता है? हमेशा लिमिटेड होते हैं, मतलब स्कैर्स होते हैं, कम ही होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब यहां पे क्या बोला है? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब यहां पे आप देखोगे, ठीक है, अब सबसे पहली चीज ये समझ लो कि इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है। इकोनॉमिक सिस्टम की जब मैं बात करता हूं, इकोनॉमिक सिस्टम मतलब सीधी सादी भाषा में ये होता है, दो मिनट, ठीक है, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम मतलब एक ऐसा तरीका जिससे एक इकोनॉमी रन हो रही है, एक इकोनॉमी चल रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। अब इकोनॉमी मतलब क्या होता है? एक ऐसा रीजन जहां पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन जैसे एक्टिविटी की जाती है, उस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर प्रोडक्शन मतलब गुड्स को बनाना, प्रोडक्शन होता है, अब भी के लिए समझ के रख लो, बाद में और डिटेल में आता है, लेकिन गुड्स को हम जो प्रोड्यूस करते हैं उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोड्यूस होने के बाद जब हम उसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों के बीच, उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कंजम्पशन जब उसको लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, तो उसको हम लोग कंजम्पशन बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी रीजन जहां पे प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और साथ ही साथ कंजम्पशन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। अब उस इकोनॉमी को मतलब प्रोडक्शन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कंजम्पशन कैसे होगा, उसको चलाने के लिए जो एक तरीका यूज किया जाता है उसको हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम क्या बोलते हैं। अब इस इकोनॉमिक सिस्टम को हमारे टेक्स्ट बुक में 3 पार्ट में क्या बताया गया, मतलब 3 तरीके के मेथड्स क्या बताया गया। पहला है कैपिटलिज्म, दूसरा है सोशलिज्म और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। चलो अब एक एक करके यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि कैपिटलिज्म क्या होता है, मिक्स क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, कैपिटल। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपकी टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया है, बस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम बता दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से चीजें पता चले, डिटेल में हर एक चीज पता चले, ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए और आप आगे चलकर अपनी चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर पाओ। इस वजह से मैं हर एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। समझ में आ गया? होप सो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ठीक है, अब यहां पे कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है? कैपिटलिज्म मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे गुड्स कौन सा प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सारी चीजों का जो डिसीजन होता है एक प्राइवेट इंडिविजुअल लेता है, गवर्नमेंट लेती नहीं है। क्या? वापस समझा? कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है? कैपिटलिज्म मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, कितने में बेचना है, कहां कहां बेच रहा है, इन सभी का जो डिसीजन है ये गवर्नमेंट नहीं लेती, ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल लेता है। इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म क्या बोलते हैं। समझ में आ गया? जहां पे क्या बोला है? कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जहां पे कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कौन सी रिसोर्सेज यूज करना है, इन सभी चीजों का जो निर्णय होता है, इसकी जो ओनरशिप एक प्राइवेट इंडिविजुअल कैरी करता है, और उसका जो मेन मोटिव होता है क्या? प्रॉफिट कमाना होता है, लोगों की भलाई नहीं होती है। इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म क्या बोलते हैं।
अब यहाँ पे अगर हम बात करूं तो उसके मेन फीचर्स क्या होते हैं? सही बात है, प्राइवेट ओनरशिप है, जहां पे फैक्ट्री, शॉप्स, कंपनीज, इंडस्ट्रीज ये प्राइवेट लोग ओन करते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस होता नहीं है और गवर्नमेंट ओन करती नहीं है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं प्रॉफिट मोटिव, अब ये प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में, अगर आप भी प्रोडक्शन कर रहे हो, आप भी एक प्राइवेट इंडिविजुअल हो ना, आप गवर्नमेंट तो हो नहीं, अब प्राइवेट इंडिविजुअल, अगर आप कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसको बेच करो, उसके पीछे का मेन रीजन क्या होता है? आपको प्रॉफिट कमाना। समझ में आ गया? तीसरा क्या होता है? यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है। यहाँ पे जब इस तरह का माहौल होता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट का डोमिनेंस नहीं होता, प्राइवेट इंडिविजुअल होता है। मतलब आइसक्रीम में सिर्फ एक कंपनी आइसक्रीम नहीं प्रोड्यूस करती, 20-50 लोग आइसक्रीम प्रोड्यूस करते हैं। अगर अगर मैं बात करूं शैम्पू प्रोड्यूस हो रहा है तो एक कंपनी शैम्पू नहीं प्रोड्यूस करती, बहुत सारी कंपनियां शैम्पू क्या प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे कंज्यूमर के पास क्या होता है? चॉइस ऑफ फ्रीडम होता है, उसको कौन सी कंपनी का शैम्पू यूज करना है, कौन से ब्रांड का शैम्पू यूज करना है, तो कंज्यूमर को कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी होता है, यहाँ पे कई सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक दूसरे से साथ क्या करते हैं? कॉम्पिटिशन करते हैं एक ही प्रोडक्ट को लेकर। इतना बात क्लियर हो गया? मतलब एक ही तरह प्रोडक्ट को लेकर। डन। फिर आता है सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब क्या होता है? जहां पे पूरी, मतलब कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक है, कहां प्रोड्यूस करना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है, कौन से प्राइस में देना है, ये सारी चीजों का जो डिसीजन है ये कौन लेता है? गवर्नमेंट खुद लेती है। मतलब सोशलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं, वो एक सिर्फ क्या लेती है? गवर्नमेंट लेती है, और यहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल का कोई भी रोल होता नहीं है। अब यहां पे ध्यान दो, ठीक है, और इसका मेन मोटिव क्या होता है? वेलफेयर ऑफ दिस सोसाइटी। वो तो हमें ही पता है, बात की बात है। चलो ठीक है, गवर्नमेंट कितना वाला कर रही है, मतलब अच्छा वाला कर रही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ओनरशिप, अब गवर्नमेंट ओनरशिप की अगर मैं बात करूं, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, पब्लिक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट, ये सारी चीजें कौन मैनेज करता है? ये सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट खुद मैनेज करती है। फिर अगर मैं बात करूं इसका जो मोटिव होता है, इसका मोटिव क्या प्रॉफिट कमाना होता है? नहीं, इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, लोगों की भलाई करना इस इकोनॉमिक सिस्टम का पहला मोटिव होता है। फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करती है कि जो गरीब और जो अमीर है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या कम से कम किया जाए। मतलब एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, समझे? यहाँ पे हमारे इंडिया में भी एक टाइम पे इकोनॉमिक सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम क्या किया जाता था, यूज किया जाता था, जहां पे अगर मैं बात करूं सारे जो प्रोडक्शन थे, सारे जो मिले थी वगैरह, वो सब गवर्नमेंट चलाया करती थी। फिर 1991 के बाद प्राइवेटाइजेशन आया, तो वहां पे चीजें, आज कुछ हिस्से जो है गवर्नमेंट चलाती है, कुछ चीजें जो प्राइवेट चलाती है। समझ में आ गया? अब फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर आता है मिक्स। अब यहाँ पे देखो ये कौन सी कंट्री में होता है। कंट्री जैसे सोवियत यूनियन हो गया, क्यूबा हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, यहाँ पे क्या किया जाता है? आपका सोशलिज्म यूज किया जाता है। अब कंट्री जैसे यूएसए हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, यहाँ पे कैपिटलिज्म इकोनॉमी क्या यूज होती है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे दिया है और ये आपके लिए बहुत ईजी है रीड करने के लिए। फिर मिक्स इकोनॉमी क्या होती है? मिक्स इकोनॉमी मतलब जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिल के चीजें करते हैं। मतलब कुछ चीजें जो होती है जो गवर्नमेंट मैनेज करती है और कुछ चीजें जो होती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या ओन करती है, इस तरह की इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स इकोनॉमी क्या बोलते हैं। मिक्स इकोनॉमी मतलब क्या होता है? मिक्स इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, तो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गवर्नमेंट का रोल होता है, उसकी जो ओनरशिप होती है गवर्नमेंट के पास होती है, और कुछ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स का हाथ होता है और उसका ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होता है। सोशलिज्म में क्या होता है? जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगी पूरी की पूरी गवर्नमेंट के हाथों में रहेगी। कैपिटलिज्म में क्या होता है? जितनी भी एक्टिविटीज रहेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रहेंगी, उसमें पूरा का पूरा रोल किसका होता है? आपके प्राइवेट इंडिविजुअल का रहता है। लेकिन मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है? आधी इकोनॉमिक एक्टिविटी में गवर्नमेंट का रोल होता है और आधी में किसका होता है? प्राइवेट इंडिविजुअल का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सेक्टर, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, पब्लिक स्कूल हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे राशन वाला, इसमें कौन चलता है? इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स का हाथ है क्या? नहीं। हाँ, रेलवे पे धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का ही हाथ है। लेकिन फिर उसके बाद आगे की अगर मैं बात करूं, फिर रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए, क्या इस पे गवर्नमेंट का हाथ होता है? नहीं, इसमें गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता। गवर्नमेंट डिसीजन लेती नहीं, प्राइवेट इंडिविजुअल डिसीजन लेते। तो यहाँ पे देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों है, ठीक है, लेकिन कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी पे गवर्नमेंट का हाथ है और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर का। तो इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को क्या बोलते हैं? मिक्स इकोनॉमी क्या बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रीज कौन सी? इंडिया, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे क्या यूज किया जाता है? यहाँ पे आपका मिक्स इकोनॉमी क्या यूज किया जाता है। आई होप सो आपको क्लियर होगा इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी एक ऐसा रीजन जहां पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन जैसी एक्टिविटीज की जाती है, उसको हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। अब वो इकोनॉमी चलाई कैसी जाती है, जो चलाने का जो तरीका होता है उसको इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। और इकोनॉमिक सिस्टम 3 तरह के होते हैं, मेथड 3 तरह के हैं यहाँ पे, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स इकोनॉमी। इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होते हैं, तरीके क्या होते हैं, ये चीज क्लियर हो गई ना। नेक्स्ट, अब व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कौटिल्यस व्यूज ऑन इकोनॉमिक्स। अब कौटिल्य के व्यू क्या थे इकोनॉमिक्स पे, इसके ऊपर में चीजें
यहाँ पे बताने वाला भाई, अभी वीडियो का हाइप नहीं किया तो कर देना। देखो कितनी चीजें से बता रहा हूँ, इतनी बारीकी से चीजें बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको, तो मैं यूट्यूब पे भी जाके देख लेना। अब आते कौटिल्याज व्यू ऑन इकोनॉमिक्स। अब कौटिल्य के व्यू क्या थे इकोनॉमिक्स पे, उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहली चीज ये तो समझिए कि कौटिल्य थे कौन। आपने चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य को देखा होगा, ठीक है। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, वो विष्णुगुप्ता के नाम से भी क्या जाने जाते थे। वो एशियंट इंडिया के बहुत ही महान इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल थिंकर थे, टीचर थे, एडवाइजर थे। वो मौर्यन एम्पायर मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, चीफ एडवाइजर थे। इवन दो सम्राट अशोका थे, उनके भी क्या ये चीफ एडवाइजर क्या हुआ करते थे। समझ में आ गया, तो ये बहुत ही महान पर्सनालिटी थी। अब यहाँ पे एक एक करके हम यहाँ पे समझेंगे। अब इन्होंने क्या लिखा, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे निकालता, अर्थ मीन्स ऑफ वेल्थ। अर्थ मीन्स मतलब क्या होता है, वेल्थ। अब यहाँ पे अर्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ होता है, मनी होता है, रिसोर्स होता है, प्रॉपर्टी होता है, इनकम होता है। लेकिन सिर्फ कैश को ही वेल्थ बोला जाता है क्या, नहीं। कोई भी गुड्स होगा, ठीक है, जो मनी, जो जिसकी मनी की वैल्यू होगी, जिसकी जिसकी वैल्यू पैसों में होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्थ बोलते हैं। जैसे लैंड, लैंड हम बेचते 10 करोड़ 5 करोड़, इसको भी वेल्थ बोला जाएगा। गोल्ड, गोल्ड की भी क्या एक वैल्यू है, कीमत है, आज 1.5 लाख रुपए तोला चल रहा है, हाँ इसकी भी एक वैल्यू, तो ये भी वेल्थ हो गया। बिजनेस, ठीक है, खरीदा और बेचा जाता है बिजनेस, एक मनी वैल्यू होती है, तो ये भी वेल्थ हो गया। एग्रीकल्चर, सही बात है, मनी वैल्यू। इनकम, मनी वैल्यू। सेम तरीके से, उसी तरीके से फैमिली के पास अगर मैं बात करूं, हाउस होता है वो उसकी वेल्थ होती है, कार होता है उसकी वेल्थ होती है, सेविंग जो पैसे बचा के रखता है वो भी उसकी वेल्थ, गोल्ड होता है वो भी उसकी वेल्थ होती है, और फार्म भी उसकी वेल्थ। समझ आया। तो अर्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ। शास्त्र का मतलब क्या होता है, थियरी, मतलब साइंस। देखो यहां बोला है, शास्त्र का मतलब होता है नॉलेज, साइंस, रूल्स और सिस्टमैटिक स्टडी। यहाँ पे जैसा अगर बात करूं, सब सिस्टमैटिक नॉलेज बुक में है, सोसाइटी जो सही दिशा देती है। सीधी सीधी अगर मैं बात करूं, देखो अर्थ का मतलब वेल्थ, और शास्त्र का मतलब क्या होता है, थियरी, मतलब साइंस, एक सिस्टमैटिक स्टडी। तो यहाँ पे जो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र बेसिकली आपके इकोनॉमिक्स की एक सिस्टमैटिक स्टडी है। इकोनॉमिक्स की एक सिस्टमैटिक स्टडी है। समझ में आ गया, मतलब वेल्थ की एक सिस्टमैटिक स्टडी है। देखो ये क्या बोला गया, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मींस द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग द वेल्थ। अब सबसे पहले एक्वायरिंग मतलब क्या होता है, एक्वायरिंग मतलब कि पैसा कैसे, मतलब वेल्थ को कैसे कमाया जाए, वेल्थ को कैसे हम बचाया जाए। समझा। अब पैसा कमा लिया, वेल्थ कमा लिया, वेल्थ कमाने के बाद उसको यूज कैसे करना है, कहां पे कितना खर्च करना चाहिए, कहां पे कितना यूज करना चाहिए, इस चीज को ही हम लोग, इसी चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। क्या बोला है, अर्थशास्त्र मींस द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। अर्थशास्त्र रेफर्स टू, ये एक ऐसी सिस्टमैटिक स्टडी है जहां पे हमें ये चीज सिखाई जाती है कि वेल्थ को अक्वायर, मतलब वेल्थ को अर्न कैसे करें, और अर्न करने के बाद उसको कैसे यूज करना चाहिए, कहां का यूज करना चाहिए, इस चीज की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र क्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एक जो बच्चा है, पर्सनल लेवल पे अगर मैं बात करूं, पर्सनल लेवल पे एक जो बच्चा है वो जॉब करता है, जॉब करने के बाद इनकम आती है उसके पास। सही बात है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मेरे पास 3,000 रुपए क्या इनकम आई, और 3,000 रुपए इनकम आई, अब मैंने अक्वायर कर लिया। अक्वायर करने के बाद उसको मैं क्या कर रहा हूं, उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर, शेयर्स में लगा दे रहा हूं, या फिर मैं बचा के रख ले रहा हूं, या फिर उसको कहीं पे खर्च कर दे रहा हूं। ठीक है, अब मैंने पैसे कमाए, कैसे कमाने के बाद उसको यूज कहां कहां किया, इसी चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र क्या बोलते हैं। सेम तरीके से गवर्नमेंट लेवल की अगर बात करूं, गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्स कलेक्ट करता है, मतलब वेल्थ कमाया। ठीक है, वेल्थ कमाने, रोड, वेल्थ कमाने, अब उससे क्या करती है, रोड्स बनाती है, डिफेंस पर खर्चा करती है, जो गरीब बेसहारा लोग होते हैं उनके एजुकेशन पे खर्चा करती है। तो यहां पे देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने वेल्थ कमाया, कमाने का उसको कहां कहां यूज किया, इसी चीज को तो हम लोग अर्थशास्त्र बोलते हैं। समझ में आ गया, अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है। अर्थशास्त्र रेफर्स टू द साइंस विच साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। क्लियर है। फिर उसका अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटीज ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी। ट्रीटीज का मतलब क्या होता है, ट्रीटीज का मतलब सीधी सीधी बात है, किसी भी टॉपिक पे जब हम एक डिटेल इंफॉर्मेशन लिखते हैं, डिटेल चीजें लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका थीसिस क्या बोलते हैं। और पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहां पे पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, उसी को हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते हैं। मतलब पॉलिटिक्स की नॉलेज और इकोनॉमिक्स की नॉलेज को, दोनों ही नॉलेज को जब हम कंबाइन करके कैसे डेवलपमेंट किया जा सके, इस चीज को स्टडी करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते हैं। अब कौटिल्य के हिसाब से अगर गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी तो यहाँ पे इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से क्या चलेगा। इतना पार्ट क्लियर है मेरे दोस्त, इतनी चीजें क्लियर है तो समझ ले। अर्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ होता है, कोई भी चीज, पैसा, और कोई भी चीज जिसकी एक मनी वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ, मतलब उसको वेल्थ बोलते हैं।
फिर उसके बाद शास्त्र मतलब क्या होता है, एक साइंस होता है। अर्थशास्त्र मतलब क्या हो गया, अर्थशास्त्र मतलब कि कैसे पैसे, कैसे वेल्थ कमाया जाए और कमाने के बाद उसको कैसे यूज किया जाता है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। और अर्थशास्त्र का इज अ ट्रीटीज ऑन अ पॉलिटिकल, अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट का नाम है, साथ ही साथ अर्थशास्त्र एक किताब है जो कि किसने लिखी थी, कौटिल्य ने लिखी थी, जो किस पे बेस्ड है, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी पे बेस्ड है। पॉलिटिकल इकोनॉमी मतलब ये इस आइडिया को बताती है कि कैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमी के जो नॉलेज होते हैं, इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक रीजन को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप कर सकते हैं। इसी चीज की आइडिया हमें क्या अर्थशास्त्र में क्या दी गई है। इतना बात क्लियर हो गया। अब कौटिल्य's व्यूज ऑन इकोनॉमिक्स, अब कौटिल्य के कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज क्या बोला, क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे कौटिल्य क्या कहते हैं, कौटिल्य ये कहते हैं गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट सिर्फ लॉज बनाने में या फिर शासन करने के लिए नहीं होती है, गवर्नमेंट का काम यह भी होता है कि गवर्नमेंट क्या करे, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, टैक्स कलेक्ट करे, रोड्स बनाए, इरिगेशन सिस्टम बनाए, ट्रेड को बढ़ावा दे, साथ ही साथ लोगों को क्या जस्टिस दे। तो यहाँ पे कौटिल्य ने अपने किताब अर्थशास्त्र में यह भी कहा है कि गवर्नमेंट का सिर्फ काम लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ लॉ बनाना, कानून छोड़ देना, नहीं, उसके बाकी सारे काम भी होते हैं और बाकी सारे काम को जब वो अच्छे से करेगी तभी एक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल पाएगा, वरना चल नहीं पाएगा। फिर क्या बोला है, फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मींस टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। अब यहां पे अगर मैं कहूं तो यहां पे ये कहते हैं, क्या कहते हैं कौटिल्य, ये कहते हैं कि पहले जो गवर्नमेंट है, पहले गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम वेल्थ कैसे बना सकते हैं, वेल्थ को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब एक बार क्रिएट कर लिया, करने के बाद अब उसको कहां यूज करना है और कितना यूज करना है, इस चीज पे क्या फोकस करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो फैमिली है, फैमिली क्या पहले खर्चे के बारे में सोचती नहीं, फैमिली कभी भी सबसे पहले ये सोचती है कि हम पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं। जैसे मेरे घर में मेरे पापा जॉब करते हैं, मैं जॉब करता हूं, मेरी बहन जॉब करती है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें इनकम कितनी और कहां से आ सकती है, वो कर दिया। अब वो आने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हाँ इस महीने इतने इनकम को हमें यहाँ पे खर्च करना है, इतनी इनकम को हमें सेव करके रखना है, इतनी इनकम को हमें यहाँ पे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या डिसाइड करते हैं। इतना पार्ट क्लियर हो गया, दो बेटा, इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अब ये होप्स आपको यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं। अब जो मैं आगे बात करूं, ये पूरा क्लियर हो गया। अब ऐसी जो कंट्री होती है वो भी यही करती है कि गवर्नमेंट पहले क्या करती है, गवर्नमेंट पहले ये फोकस करती है कि इनकम कहां से क्रिएट किया जा सके, ठीक है, पैसे कहां से कमाया जा सके और कमाने के बाद उसको कहां यूज करना है, इस चीज को क्या स्टडी करती है। अगर सोचो गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं होगा तो क्या वो एजुकेशन पे खर्चा कर पाएगी, नहीं, क्या वो डिफेंस पे खर्चा कर पाएगी, नहीं, क्या डेवलपमेंट पे खर्चा कर पाएगी, नहीं। इसलिए पहले इनकम जनरेट करना जरूरी है। फिर क्या बोला, नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। अब यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे ये चीज है, सिर्फ रूल्स बना देने से कुछ नहीं होगा, उसको एग्जीक्यूट भी करना आना चाहिए और उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, मतलब हॉनेस्ट ऑफिसर चाहिए, फास्ट डिसीजन चाहिए, मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी इश्यू हो रहा है, कोई सर्कमस्टांस अराइज हो रहा है तो वहां पे क्विक डिसीजन हमें लेना आना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और अगर कुछ गलती हो रही है उसकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी भी लेनी हमें आनी चाहिए। समझ में आ गया, तब जाके क्या होगा, तब जाके इतनी चीजें क्या क्लियर होगी। समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे दो बेटा, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद क्या, कंपाइलेशन ऑफ द पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। अब कौटिल्य ने अपनी किताब यानी अर्थशास्त्र में इन्होंने क्या किया, अपने पॉलिटिकल थिंकिंग और साथ ही साथ इकोनॉमिक उनकी नॉलेज थी, उन सभी को मिला के, उन दोनों को मिला के कैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, एक अच्छी गवर्नेंस किसे कहते हैं, इस चीज के बारे में उन्होंने बताया और कुछ आइडियाज भी क्या दिए। इस जैसे अर्थशास्त्र इस किताब में टैक्सेशन के बारे में, ट्रेड के बारे में, एग्रीकल्चर, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, फॉरेन पॉलिसी, पब्लिक वेलफेयर के बारे में क्या बात किया है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये कंप्लीट गाइड है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को, एक कंट्री का इकोनॉमी को कैसे रन किया जा सकता है बहुत ही एफिशिएंट तरीके से। इस चीज के बारे में पूरा का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया हुआ है। तो आई होप सो ये चीजें क्लियर होगी। क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट क्या है, ठीक है, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मींस टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट, इसका मतलब क्या हो, नीड फॉर एफिशिएंट वाला चीजें क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच आर गिवन बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ऑफ द एरा। देखो चलो एक एक करके यहाँ पे बात करते हैं और इस बंदे का नाम क्या है ये चीज को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, समझे, ठीक है। अभी वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन रही है लेकिन मेरा एक चीज है कि मैं अच्छे से पढ़ाऊं, अच्छे से चीजें लेके चलो कि आपको मजा आ जाए, ठीक है। चलो सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे हम तीन तरह की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। पहली वेल्थ ओरिएंटेड, दूसरी है वेलफेयर ओरिएंटेड और तीसरी क्या स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या देखने वाले। चलो सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, हम एडम स्मिथ की डेफिनेशन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे।
अब एडम स्मिथ कौन थे? एडम स्मिथ एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर थे, ठीक है। उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्ट्स है उनमें कंट्रीब्यूट बहुत ज्यादा किया और इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में क्या एस्टैब्लिश किया है। एडम स्मिथ एक क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है और इन्हें क्या माना जाता है? फाउंडर क्या माना जाता है। क्लियर हुआ? अब उन्होंने 1776 में किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। इस बुक को क्या कहा जाता है? इस बुक को शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहा जाता है और ये इकोनॉमिक्स के एरा में अगर बात करूं सबसे फेमस किताब यहाँ पे क्या मानी जाती है। अब यहाँ पे अगर बात करूं जो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ ने क्या किया? एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी वो कैसी डेफिनेशन थी? वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या दी है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये कि एडम स्मिथ के हिसाब से जो इकोनॉमिक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वेल्थ को क्रिएट करना और उसको बढ़ाना, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसा एडम स्मिथ सोचते थे। अब देखो हर एक इंसान की सोच अलग होती है, इसलिए इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है ना, तो इसलिए एडम स्मिथ क्या मानते थे? एडम स्मिथ ये मानते थे कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वेल्थ को हम कैसे क्रिएट करें और वेल्थ को क्रिएट करने के बाद उसको कैसे बढ़ाया जा सके, उसको और ज्यादा कैसे किया जा सकता है, इसी चीज को, यही क्या है आपके इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव। इसलिए एडम स्मिथ ने क्या दिया? वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन यहां पे दी। क्यों? क्योंकि इतना इनका मानना यह था कि जितनी ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगी, जितनी ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगी उतना ज्यादा कंट्री के पास पैसा होगा। जब उतना ज्यादा कंट्री उतना पैसा, जब पैसा बढ़ेगा गवर्नमेंट के पास तो बट ऑब्वियसली बात है लोगों का भला अपने आप होगा, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अपने आप क्या बढ़ता जाएगा। वेल्थ मतलब क्या होता है? ये चीज मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पहले ही समझा दी कि वेल्थ का मतलब होता क्या, समझ में आ गया। फिर एडम स्मिथ क्या डिफाइन करते हैं? एडम स्मिथ डिफाइन करते हैं कि एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब कि यहां पे जहां की जो इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स का एक साइंस, एक सिस्टमैटिक स्टडी है। किसके बारे में? वेल्थ के बारे में, कि वेल्थ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, मतलब कैसे क्रिएट किया जा सकता है और क्रिएट करने के बाद उसको कैसे यूज करना चाहिए, इस चीज के बारे में हमारा इकोनॉमिक्स है। ऐसा कौन मानता था? ऐसा एडम स्मिथ मानते थे। समझ में आ गया? एडम स्मिथ क्या मानते थे? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सिस्टमैटिक स्टडी है वेल्थ की, कि जहां पे हमें ये चीज समझ में आती है कि वेल्थ को कैसे क्रिएट करना चाहिए और क्रिएट करना उसको कैसे यूज करना चाहिए, इस चीज के बारे में क्या बताया जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आते हैं जैसे वेल्थ को कैसे इंक्रीज करें, इंक्रीज करने का मतलब वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस करें, वेल्थ को कैसे इंक्रीज करें और साथ ही साथ वेल्थ को फिर कैसे यूज करना चाहिए, इस चीज के बारे में क्या बताया जाता था। जहां पर ये कहते हैं इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स ऐसा साइंस है जो ये स्टडी करता है कि प्रोडक्शन कैसा किया जाए, प्रोडक्शन करने के बाद मतलब वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस किया जाए, प्रोड्यूस करने के बाद उसको कैसे एक्यूमुलेट मतलब उसको कैसे जमा किया जाए और जमा करने के बाद उसको कैसे यूज किया जाए, इस चीज के बारे में इकोनॉमिक्स ऐसा कौन मानता था? हमारे एडम स्मिथ क्या माना करते थे। समझ में आ गया? ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है? यहाँ पे आपको याद रखना है कि एडम स्मिथ क्या था? एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। साथ ही साथ इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इन्होंने किताब लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। फिर ये क्या बोलते थे? एडम स्मिथ ने क्या दिया था? वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था। अब क्यों दिया था ये भी चीज मैंने आपको बता दी, क्योंकि इनका मानना था कि इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेल्थ को क्रिएट करना और फिर उसको कैसे यूज करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता था, ठीक है। फिर साथ ही साथ इकोनॉमिक ने एडम स्मिथ ने क्या दिया? डेफिनेशन दी कि इकोनॉमिक्स इज एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, जहां पे हमें इकोनॉमिक्स ये बताती है इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जहां पे हमें ये समझ में आता है कि वेल्थ को कैसे क्रिएट करना है और क्रिएट करेंगे उसको किस तरीके से यूज करना चाहिए, इस चीज के बारे में हमें यहाँ पे बताती है। इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप सो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यही बोला गया, यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया हो, क्लासिकल इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ आल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैज गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमी। इन्होंने कौन सा डेफिनेशन दिया? वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया इकोनॉमिक्स का। क्यों दिया? क्योंकि इनका मानना था कि इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ को क्रिएट करना। वेल्थ को क्रिएट कैसे किया जाए, उसको बढ़ाया कैसे जाए और बढ़ाने का उसको कैसे यूज करना चाहिए, ये इनको लगता था कि इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है। फिर इसके बाद इन्होंने बहुत सारी लिटरेचर लिखी। इनका फेमस क्या है? जो 1776 में इन्होंने जो किताब लिखी थी, इसका नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये इनकी किताब थी। क्लियर हो गया? फिर एडम स्मिथ ने क्या डिफाइन किया इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या एक साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब एक वेल्थ का एक साइंस, एक सिस्टमैटिक स्टडी है वेल्थ की, कि वेल्थ को कैसे इंक्रीज करना है, कैसे बढ़ाना उसको कैसे यूज करना चाहिए, इस चीज के बारे में इकोनॉमिक्स क्या है। अब इनके कुछ क्रुशियल पॉइंट्स है, कुछ कीवर्ड्स है, 2 मिनट। अब यहाँ पे हम देखेंगे एडम स्मिथ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पे क्रुशियल पॉइंट है, सबसे पहला क्या? लाइसेंस-फेयर पॉलिसी। अब लाइसेंस-फेयर पॉलिसी का मतलब क्या होता है? ये पॉलिसी ये कहती है कि गवर्नमेंट का जो मार्केट के जो भी सिचुएशंस रहते हैं उसमें जो इंटरफेरेंस होना चाहिए वो ना के बराबर क्या होना चाहिए,
अब क्यों ना के बराबर कहा जाता है? क्योंकि देखो एडम स्मिथ ये कहते हैं कि जो मार्केट है अपने आप में ही हर एक चीज बैलेंस कर लेती है। वो हमेशा कोई भी प्राइस हो गया, उसकी जो डिमांड होती है या फिर जो सप्लाई होता है, वो हमेशा अपने आप में ही क्या होता है, बैलेंस होता है। उसको नेचुरल तरीके से क्या बैलेंस होने दो, ठीक है। किसी भी जो प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो हमेशा दो चीजों पे रहती है, एक डिमांड और एक सप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं तो आम खरीदने वाले 100 लोग हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो डिमांड हो गया। और बेचने के लिए अवेलेबल कितना है, अवेलेबल है आपका सिर्फ 30। तो यहाँ पे जो बेचने के लिए अवेलेबल है तो उसको हमने सप्लाई कहते हैं। तो खरीदने वाले 100 है लेकिन आम बिकने के लिए कितने हैं, सिर्फ 30 है। तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा और सप्लाई का मतलब खरीदने वाले ज्यादा है लेकिन जो आम की अवेलेबिलिटी वो कम है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो आपकी जो प्राइस होगी क्या वो ज्यादा हो जाएगी। उसी तरीके से आम अवेलेबल 100 है लेकिन खरीदने वाले 30 है, तो आम की सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है। तो यहाँ पे क्या होगी, प्राइस क्या हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे की मैं बात करूं तो एडम स्मिथ ये कहते थे कि कंपटीशन अपने आप ही एक अच्छा प्राइस और एक अच्छी क्वालिटी वाला जो गुड्स होती है वो लोगों तक क्या पहुंचाते हैं। फिर आता है कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। कैपिटल मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जो हम क्या कहते हैं बिजनेस को चलाने के लिए या फिर स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग वेल्थ बोलते हैं, सॉरी उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। और वेल्थ का मतलब क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी क्या बता दिया, समझ में आ गया? क्या एडम स्मिथ ये कहते हैं कि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन करने के लिए लोग भी चाहिए, तो लोगों को जॉब भी क्या ज्यादा मिलेगी। जब जॉब ज्यादा मिलेगी तो बट ऑब्वियसली बात है लोगों के पास जॉब वेल्थ होगी, मतलब लोगों के पास पैसा भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? तो यही बोला कि कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, इसका मतलब ये होता है कि जब इन्वेस्ट ज्यादा होगा तो प्रोड्यूस ज्यादा होगा, जब प्रोड्यूस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे, और ऐसे ही जो वेल्थ होगी वो बढ़ती जाएगी। फिर नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक्स अफेयर। अब इकोनॉमी क्या करता है, इकोनॉमी नेचर के जो रूल्स क्या होते हैं फॉलो करता है। जैसे नेचर, जैसे फॉर डिमांड एंड सप्लाई नेचुरली कंट्रोल द मार्केट। अब क्या बोला गया है यहाँ पे, ये चीज बोली गई है कि जो डिमांड और जो सप्लाई, फॉर एग्जांपल जो डिमांड और सप्लाई वो नेचुरली क्या कंट्रोल होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं किसी भी कमोडिटी का सप्लाई ज्यादा है, चलो फॉर एग्जांपल अगर बात करूं किसी भी कमोडिटी की, अगर मैं बात करूं जैसे मैंगो का सीजन है, अब जब आम का सीजन है तो आम बिकने के लिए अवेलेबल बहुत होते हैं, मतलब उसका सप्लाई भी ज्यादा होता है। तो आम के सीजन में आम की जो प्राइस होती है वो कम होती है। लेकिन जैसे ही आम का सीजन चले आता है तो आम की जो सप्लाई, आम मार्केट में मिलता ज्यादा है कि कम है, कम मिलता है। तो जब आम कम मिलता है लेकिन खरीदने वाले खाने वाले ज्यादा होते हैं तो उसकी जो प्राइस हो जाती है वो बढ़ जाती है। तो देखो ये नेचुरली क्या हो रहा है, प्राइस कम या फिर ज्यादा हो रहा है, कोई और कर रहा है क्या कम या फिर ज्यादा, ठीक है। इसलिए बोला इसको थर्ड पॉइंट का यही मतलब है नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर, कि जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी अपने आप ही नेचर की तरह क्या होती है, कम ज्यादा कंट्रोल क्या करती है। फिर डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी। अब यहां पे ये बोला गया है किसी भी काम को अगर करे तो एक ही काम, मतलब सारे के सारे काम एक ही इंसान को नहीं देना चाहिए, वो सारे काम को हमें क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। और डिवाइड इसलिए कर देना चाहिए जब एक काम को सिर्फ एक पर्टिकुलर काम दोगे तो उस काम को वो अच्छी से करेगा, प्लस उसकी स्पेशलाइजेशन भी हो जाएगी और फिर वो और अच्छे से क्या काम करता हुआ क्या आगे आएगा। जैसे स्कूल का एग्जांपल, डेकोरेशन हम सिर्फ एक पर्सन को देते हैं, रजिस्ट्रेशन दूसरे वाले को, एंकरिंग तीसरे को, साउंड का काम चौथे को और पांचवा का काम क्या फोटोग्राफर को देते हैं। तो इससे क्या होता है कि डेकोरेशन वाला काम जो डेकोरेशन का करता है तो बहुत अच्छे से करता है क्योंकि उसको और कोई काम करना होता नहीं है। रजिस्ट्रेशन वाला जब काम रजिस्ट्रेशन का करेगा तो बहुत अच्छे से करेगा। फिर वही एंकरिंग वाला बंदा एंकरिंग अच्छे से करेगा और फोटोग्राफ वाले फोटो अच्छे से करेगा। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि अच्छे से ज्यादा अच्छा काम होगा, ठीक है, टाइम बचेगा। जो इंसान वो पर्टिकुलर काम कर रहा है और बहुत टाइम से वही काम करता है उसकी जो स्किल होगी वो क्या होती जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, प्लस खर्चा भी कम लगेगी और प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। समझ में आ गया? तो लेजिस फेयर पॉलिसी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस होती है बहुत ना के बराबर होती है। कैपिटल वेल्थ एक्यूमुलेशन मैंने बता दिया, कैपिटल मतलब ऐसा कोई भी पैसा, ऐसी कोई भी चीज जो हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं या फिर चलाने के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। और वेल्थ एक्यूमुलेट कैसे होगा, वेल्थ एक्यूमुलेट ऐसे होगा, देखो कि जैसे मैंने कैपिटल लगाया तो मैंने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ाया तो प्रोडक्शन करने के लिए भी मुझे लोग हायर करने पड़ेंगे, मतलब जॉब्स क्या बढ़ेंगी, जॉब्स बढ़ेंगे। और जॉब्स बढ़ेंगी तो लोगों के पास पैसे आएंगे तो लोग क्या करेंगे, सेविंग ज्यादा करेंगे। जब लोग सेविंग ज्यादा करेंगे तो वो क्या करेंगे, वापस से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे पैसे अपने आप ही क्या बढ़ता जा रहा है। फिर नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर, सही बात है, इकोनॉमिक अफेयर्स के जो भी सिचुएशंस होती है वो नेचर की तरह ही होती है। जैसे मैंने आम का एग्जांपल लिया, जब आम का सीजन आता है
तो सप्लाई बढ़ता है, मतलब मार्केट में आम ज्यादा आता है, तो अपने आप प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वहीं जैसे आम का सीजन जाता है तो मार्केट में आम कितने होते हैं, कम हो जाते हैं, तो अपने आप प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ आया? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स क्या बोला जाता है, कि जहां पे इकोनॉमिक अफेयर्स आपकी नेचर की तरह ही क्या होती है, बैलेंस होती जाती है। डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी, सही बात है। यहाँ पे क्या बोला है, अगर हमें ग्रोथ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, काम को क्या डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब काम को डिवाइड करोगे तो वो और अच्छे से होगा, टाइम बचाएगा, पैसा बचाएगा, और ग्रोथ अपने आप क्या होगी। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल भाई साहब क्या बोलते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन थी वो वेलफेयर डेफिनेशन थी। ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं, वो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, वो एक न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, ये सब छोड़ दो। 1890 में इनकी एक बुक आई थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स की एक फाउंडेशन बुक क्या थी, समझ में आ गया? अब एल्फ्रेड मार्शल, अब एल्फ्रेड मार्शल क्या बोला गया, व्हाई इज एल्फ्रेड मार्शल इंपॉर्टेंट। एल्फ्रेड मार्शल की जो चीजें हैं या फिर जो लॉ पढ़ना जरूरी क्यों पड़ जाता है, देखो यहाँ पे समझो। एडम स्मिथ किस पे फोकस करता था, सिर्फ वेल्थ पे फोकस करता था, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि वेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेल्थ सिर्फ एक टूल है, एक जरिया है क्या, लेकिन इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये कि लोगों का भला हो, लोगों की मदद हो। समझ में आ गया? तो देखो, एडम स्मिथ मानते थे कि इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसे को क्रिएट, मतलब वेल्थ को क्रिएट करना, और क्रिएट करने का उसको कैसे यूज करना चाहिए, इस चीज को समझना। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल का सोचने का तरीका अलग था। अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते थे, अल्फ्रेड मार्शल ये बोलते थे कि देखो वेल्थ क्रिएट करना ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का एक टूल है, एक औजार है, लेकिन उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये कि ह्यूमन वेलफेयर करना। समझ क्या, ह्यूमन वेलफेयर करना, लोगों का जो लाइफ है, लोगों की जो लाइफ है और भी ज्यादा अच्छी बनाना, पहले से अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको क्या देना। समझ में? इसलिए अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन, उसको वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या कहा जाता है। इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब पहला आता है, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अब यहां पे क्या बोला गया, यहां पे ये बोला गया इकोनॉमिक सिर्फ बिजनेसमैन की, गवर्नमेंट की चीजों को नहीं स्टडी करता, एक इंडिविजुअल जो पर्सन होता है उसकी लाइफ को भी क्या स्टडी करता है, वो कैसे अपने पर्सनल लाइफ में कैसे इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, कैसे अपनी चीजों को लेकर चलता है, इस चीज को भी क्या स्टडी करता है। जैसे कैसे पैसे कमाता है, कैसे खाना खरीदता है, शॉपिंग किस तरीके से करता है, बचाता कितना है, इन्वेस्ट कैसे करता है, जॉब कैसे चेंज करता है, स्विच क्यों करता है, और बिजनेस करना, ये सारी चीजों को क्या स्टडी क्या करता है, क्या बोला गया। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे एक कॉलेज स्टूडेंट पॉकेट मनी मिलने पर क्या डिसाइड करता है कि उसको क्या पहले बुक्स खरीदनी चाहिए, पिज्जा खाए, मोबाइल रिचार्ज करे, या सेविंग करे। अगर बुक्स खरीदनी तो कितने की बुक्स खरीदनी है, अगर पिज्जा खाना है तो कितने का पिज्जा खाना है, अगर मोबाइल रिचार्ज करना है तो कितने का मोबाइल रिचार्ज करने का है, कौन सा प्लान रिचार्ज करना है, और सेविंग करना है तो कितने का सेविंग करना है। इस इकोनॉमिक डिसीजन को स्टडी करता है। मतलब सीधी सीधी बात है कि इकोनॉमिक्स, अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से इकोनॉमिक्स सिर्फ बिजनेसमैन या फिर जो अमीर लोग होते हैं उनकी ही लाइफ को स्टडी नहीं करते, इंडिविजुअल इंसान की ऑर्डिनरी जो लाइफ होती है उसको भी स्टडी करता है, जहां पे वो देखता है कि कैसे वो एक लिमिटेड रिसोर्स में अपने अनलिमिटेड वांट को किस तरीके से सेटिस्फाई करता है, साथ ही साथ कैसे अपने जो इकोनॉमिक डिसीजन वो लेता है कि कहां पे कैसे कितने पैसे खर्चे करने, किस तरीके से करने। क्लियर होगा? इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ ए इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। अब यहां पे क्या बोला है, इकोनॉमिक्स सिर्फ क्या करता है, इकोनॉमिक्स सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन की एक्टिविटीज नहीं देखता है, वो सोसाइटी की जो एक्टिविटीज होती है उसको भी देखता है, कि जैसे एक इंडिविजुअल एक्शन है तो इंडिविजुअल क्या सेविंग कैसे करता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करता है, शॉपिंग क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट है कि एम्प्लॉयड है कि नहीं, उसी तरीके से वो गवर्नमेंट की चीजों को भी देखता है कि गवर्नमेंट का बजट क्या है, रोड कंस्ट्रक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे, एजुकेशन का क्या लेवल चल रहा है, हेल्थ केयर का क्या चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स क्या है, इन सारी चीजों को भी क्या वो स्टडी करता है। फिर क्या बोला गया, विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेल बीइंग। इसका मतलब अटेनमेंट मतलब क्या होता है कि ऑब्टेन करना, अर्न करना, ठीक है, डिसाइड अक्वायर करना, किसी भी चीज को हासिल कैसे करता है, मतलब इसका मतलब ये होता है विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ द वेलबींग। मतलब सीधी सीधी बात है, ये जो इकोनॉमिक्स है ये एक इंडिविजुअल और जो सोशल की उन एक्टिविटीज को क्या करता है, नोटिस करता है, जहां पे वो कैसे किसी भी चीज को, अपने रिसोर्स को कैसे अक्वायर करता है, अक्वायर करने के बाद उसको किस तरीके से यूज करता है, इस चीज की क्या स्टडी को करता है। देखो यही बोला गया है कि मतलब वो फिजिकल गुड्स और सर्विस जो ह्यूमन लाइफ के लिए जरूरी है उसको कैसे अक्वायर करता है, क्या कैसे अक्वायर करता है, और अक्वायर करने के बाद वो उसको अपने लिए कैसे यूज करता है, इस चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं। ऐसा कौन कहता है, अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं। समझ में आ गया?
देखो सीधा सीधा अगर पूरा मतलब बताओ तो इकोनॉमिक्स ये स्टडी करती है कि लोग जो भी उनको चीजें जरूरत होती है उन जरूरत वाली चीजों को कैसे अर्न करते हैं, मतलब कैसे उसको प्राप्त करते हैं, और प्राप्त करने के बाद उनको कैसे यूज करते हैं ताकि उनकी लाइफ और भी बेटर बनाई जा सके। इस डेफिनेशन का मतलब ये होता है। क्लियर हो गया? इतना बात क्लियर है? वापस आपको समझा दूं, देखो आगे दिया हुआ डेफिनेशन क्या बोला। देखो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक स्टडी ऑफ मैनकाइंड है, एक नॉर्मल जो इंसान होता है उसकी जो आम से जिंदगी होती है उसके बारे में भी इकोनॉमिक्स का स्टडी करता है। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। ये क्या बोल रहा है कि ये जो इकोनॉमिक्स है ये इंडिविजुअल और सोसाइटी के, क्या इंडिविजुअल और सोसाइटी के उस पार्ट को, उस एक्शन को क्या स्टडी करता है जो किससे कनेक्टेड होता है, विद द अटेनमेंट। अटेनमेंट मतलब जो अक्वायर एंड द यूज ऑफ मटेरियल रिक्वेस्टेड ऑफ वेलबींग, मतलब वो उस पार्ट को क्या करता है, उस पार्ट को स्टडी करता है जहां पे एक जो इंसान है या फिर एक जो सोसाइटी है उसको अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए या फिर लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो भी चीजें जरूरी है उन जरूरी चीजों को कैसे वो अर्न करता है, मतलब कैसे कमाता है, कैसे हासिल करता है, और हासिल करने के बाद उसको किस तरीके से यूज करता है ताकि उसकी जो लाइफ है वो अच्छी बन सके। इसी चीज का यही डेफिनेशन हमें क्या कहता है, इस चीज को क्या वो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। डन? इतना क्लियर होगा? तो यहां पे बताया कि जो अल्फ्रेड मार्शल है वो क्या न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है। ठीक है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने एक डेफिनेशन दी, कौन सी? वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की, उनकी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो पब्लिश हुई थी ईयर 1890 में। इतना क्लियर हो गया? फिर अब यहां पे क्या दिया हुआ है, अब यहां पे ये दिया हुआ है आपके 4 क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं वो दिया हुआ है। देखो पहला क्या बोला है, स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स हर ऑर्डिनरी पर्सन की क्या स्टडी करती है, उसकी लाइफ की। कि जैसे अगर चाय वाला है तो दूध खरीदता है, टी बनाता है, कस्टमर को सेल करता है, प्रॉफिट कितना आता है, मतलब दूध खरीदता है तो कितने में खरीदता है, चाय बनाता है तो उसकी चाय बनने की कॉस्टिंग क्या आती है, कस्टमर को बेचता है तो कितने में बेचता है और फिर प्रॉफिट कितना कमाता है, इस चीज को स्टडी करता है। ठीक है, तो ये एक ऑर्डिनरी इंसान की जो आम से जिंदगी होती है उस आम से जिंदगी में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जो भी इकोनॉमिक डिसीजन होता है उस चीज को भी क्या इकोनॉमिक स्टडी करता है। ऐसा कौन कहता है? अल्फ्रेड मार्शल कहता है। फिर क्या बोला, इकोनॉमिक इज अ बिहेवियरल साइंस। क्या बोला गया है कि अल्फ्रेड मार्शल ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स बिहेवियरल साइंस है, ये जो इंसान की जो इकोनॉमिक बिहेवियर होते हैं उसको क्या स्टडी करता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि लोग सेविंग्स करते हैं तो क्यों सेविंग करते हैं, लोग लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं तो क्यों खरीद रहे हैं। ठीक है, डिमांड बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है, अगर सप्लाई कम होता है तो क्यों सप्लाई कम होता है, प्राइस बढ़ने पर लोग कम क्यों खरीदते हैं, प्राइस घटने पर लोग ज्यादा क्यों खरीदते हैं। इन सभी चीजों को कौन स्टडी करता है? हमारा जो इकोनॉमिक्स का स्टडी करता है। समझ में आ गया? क्लियर है? फिर उसके बाद स्टडी ऑफ वेलफेयर, मटेरियल वेलफेयर। मटेरियल वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी जो एक इंसान है अपने फिजिकल गुड्स और सर्विसेज से, मतलब गुड्स और सर्विसेज अपनी लाइफ को जो बेटर बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल वेलफेयर क्या बोलते हैं। अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है, स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, रोड बनाती है, ये वेल्थ नहीं है। गवर्नमेंट रोड बना रही है, ठीक है, हॉस्पिटल बनाती है, नई नई स्कूल बनाए, क्या इसके पीछे जो मोटिव ये होता है कि गवर्नमेंट क्या पैसा कमाना चाहती है, ज्यादा ज्यादा अर्न करना चाहती? नहीं। आप देख लोगे गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस की जो फीस होती है वो ना के बरोबर होती है। ठीक है, रोड पे जो टैक्स लगता है ना के बरोबर का टैक्स लगता है। तो ये सब बनाते क्यों है? ये सब बनाने का रीजन होता है लोगों का भला करना, लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव करना। समझ में आ गया? तो वेलफेयर आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। जैसे अगर मैं बात करूं, एक फैमिली है वो एजुकेशन लेती है, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट लेती है, हेल्दी फूड खाती है, इंश्योरेंस खाती है, क्या पैसे कमाने वो मेडिकल ट्रीटमेंट इसलिए लेती है क्यों मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद उसके पास पैसा बहुत आ जाएगा, उसकी वेल्थ और ज्यादा बढ़ेगी? नहीं, इसलिए नहीं। मेडिकल ट्रीटमेंट इसलिए लेती है ताकि उसकी लाइफ अच्छे से चल सके। वो एजुकेशन क्यों प्राप्त करती है? ताकि उसका वेल्थ बहुत बढ़ा सके? नहीं, वो इसलिए नहीं करती है। वो क्यों करती है? ताकि उसकी जो लाइफ है वो पहले से अच्छी बन सके। क्लियर हो गया? फिर क्या बोला, इकोनॉमिक इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। मैंने ऑलरेडी कहा कि एडम स्मिथ ये मानते थे कि जो इकोनॉमिक्स स्टडी किसकी है, वो वेल्थ की है, कि वेल्थ को कैसे क्रिएट किया जा सके और क्रिएट करने के बाद उसको कैसे यूज किया जा सके। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ये मानते थे नहीं। अल्फ्रेड मार्शल ये बोलते हैं कि जो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ कहते थे कि जो वेल्थ है, जो इकोनॉमिक्स है, इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, कि वेल्थ से कि इकोनॉमिक का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि पैसा कैसे कमाया जाए, कमाने का उसको कैसे यूज किया जाए, ये मानते। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल बोलते थे नहीं, वेल्थ सिर्फ एक टूल है, एक जरिया है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है भाई क्या करना, लोगों का वेलफेयर, मतलब लोगों की जो लाइफ है उसको पहले से अच्छा बनाना। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया क्या? आगे नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लियोनेल रॉबिन। ठीक है, ये हमारा लास्ट डेफिनेशन है। अब यहां पे समझना एडम स्मिथ ने क्या दिया, वेल्थ ओरिएंटेड दिया। ठीक है,
अल्फ्रेड मार्शल ने क्या दिया, आपका वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन है। लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इकोनॉमिक्स क्या करता है। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जहां पे हमें ये बताता है कि कैसे जो ह्यूमन है अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्स में कैसे सेटिस्फाई करता है। मतलब ये जो इकोनॉमिक्स ये स्केर्सिटी ओरिएंटेड है। स्केर्सिटी मतलब कमी, मतलब जो रिसोर्स की कमी होने पर भी वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करता है, इस चीज के बारे में। और लियोनार्ड रॉबिन ने एक्चुअल में वही डेफिनेशन दी और इसी चीज के बारे में बात किया। समझ में आ गया, स्केर्सिटी ओरिएंटेड। सबसे पहली चीज, लियोनार्ड रॉबिन थे कौन? लियोनार्ड रॉबिन फेमस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1932 में एक किताब लिखी, एन एसे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इन्होंने स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या दिया, और आज के डेट में अगर बात करूं ये बहुत ही ज्यादा वाइडली और एक्सेप्टेड क्या डेफिनेशन है। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर डेफिनेशन है। क्यों ये पॉपुलर डेफिनेशन क्यों मानी जाती है? क्योंकि जो एक सेंट्रल प्रॉब्लम है, एक जो मेन प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करती है। सही बात है, इंसान के पैसे क्या लिमिटेड है कि अनलिमिटेड? लिमिटेड है, लेकिन उसकी कंपैरिजन उसके जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो इसके बारे में बात की, ये वेल्थ और वेलफेयर के बारे में बात कर रही है। ह्यूमन वांट्स जो अनलिमिटेड उसके बारे में बात करता है, ये जो रिसोर्स लिमिटेड है उसके बारे में बात करता है। और फिर हम कैसे हमारे जो वांट्स होते हैं उसमें कैसे हम लिमिटेशन लगाते हैं, कैसे हमारे प्रेफरेंस को सेट करते हैं, इस चीज के बारे में हमें यहाँ पे बताता है। रॉबिन्स की डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड द स्कार्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यहां पे क्या बोला गया? यहां पे ये बोला है इकोनॉमिक्स एक ऐसी सिस्टमैटिक स्टडी है जो स्टडी है ह्यूमन के इकोनॉमिक बिहेवियर पे, जहां पे हमें ये बताती है कि एंड्स मतलब क्या होता है। एंड्स मतलब वांट्स, कि कैसे वो जो अनलिमिटेड वांट्स है, अनलिमिटेड वांट्स को अपने स्कैर्स में मतलब अपने लिमिटेड मींस मतलब रिसोर्स, अपने लिमिटेड मींस से कैसे क्या सेटिस्फाई करती है, और उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं समझाऊंगा आपको। इकोनॉमिक्स इज द साइंस है, मैंने आपको बता दिया इकोनॉमिक्स एक सिस्टमैटिक स्टडी है। ठीक है, ये क्या करता है? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। दो बड़ा पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे एक दूध है, अब उस दूध की अगर बात करूं बहुत सारी चीजें बन सकती है। छाछ बन सकती है, लस्सी बन सकती है, दही बन सकता है, आइसक्रीम बन सकता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करूं तो एक प्रोडक्ट है, उसके अल्टरनेटिव यूज है, मतलब बहुत सारे यूजेस है, लेकिन फिर भी वो कैसे इस लिमिटेड रिसोर्स को आप लिमिटेड रिसोर्स से अपने अनलिमिटेड वांट को कैसे सेटिस्फाई करता है, यही इकोनॉमिक्स की क्या स्टडी क्या मानी जाती है। अब इसके अगर 4 पॉइंट्स की बात, इकोनॉमिक्स एक साइंस है, मैंने ऑलरेडी बताया। इकोनॉमिक्स एक सिस्टमैटिक स्टडी है जो क्या ऑब्जर्वेशन लॉजिक यूज करके क्या डेवलप हुई है। फिर इसके बाद अगर बात करूं स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, सही बात है, ये ह्यूमन के इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करती है कि जो ह्यूमन से अगर सेविंग करते हैं तो क्यों करते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम क्यों हो जाती है, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ क्यों जाती है, इस चीज के बारे में क्या स्टडी करते हैं। ये क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड द स्केयर मींस। ठीक है, एंड्स मतलब क्या होता है? वांट्स। ठीक है, एंड्स मतलब क्या होता है? वांट। और स्केर्स मींस मतलब क्या होता है? रिसोर्स। अब हमने देखा है कि जो हमेशा जो ह्यूमन के जो वांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो अनलिमिटेड होते हैं। अगर पहले उसको साइकिल चाहिए रहती है, फिर मोटरसाइकिल, फिर कार, फिर लग्जरी कार, फिर फॉरेन ट्रिप, तो वांट्स कभी खत्म ही नहीं होते। लेकिन उसके कंपेरिजन में जो पैसे होते हैं, मतलब जो रिसोर्स होता है, वो क्या होता है? लिमिटेड होता है। तो ये हमें क्या एक रिलेशनशिप के बारे में बताती है हमारे लियोनार्ड रॉबिन की डेफिनेशन। समझ में आ गया? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मीन्स ऑफ अल्टरनेटिव यूसेज, सही बात है। अब जितने भी रिसोर्सेज है उनके कई सारे यूसेज होते हैं। जैसे पैसा है, पैसे से बुक खरीदा जा सकता है, बाइक रिपेयर, सेविंग की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट किया, मेडिकल, वेकेशन। अब यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि इनमें से हमारी जरूरत है कौन सी और किसके लिए हमें क्या खर्च करना चाहिए। लैंड, उसका स्कूल, मॉल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, गार्डन है। फिर हम वहां पे डिसाइड करते हैं कि इस लैंड पे बनना क्या चाहिए, जरूरतों के हिसाब से करते हैं। फिर टाइम है, टाइम 8 घंटे का टाइम है, 8 घंटे का टाइम लिमिटेड है, लेकिन काम बहुत सारे किए जाते हैं। हम उसमें डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा काम क्या करना चाहिए। इतना बात क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज समझा दी। अब ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे वांट्स आर अनलिमिटेड, मैंने बताया ये 4 पॉइंट्स हैं। वांट्स आर लिमिटेड, मैंने ऑलरेडी बताया कि वांट्स ह्यूमन के कभी भी क्या खत्म नहीं होते, वो क्या हमेशा अनलिमिटेड होते हैं, वो एक के बाद एक किए जाते हैं। लेकिन उसकी कंपैरिजन में जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या लिमिटेड होते हैं कि अनलिमिटेड? बट ऑब्वियसली बात है लिमिटेड होता है, ये भी मैंने एक चीज बताया। वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। हम क्या करते हैं, हम हमारी वांट्स जो बहुत सारी वांट्स होती है उनको हम क्या करते हैं? प्रायोरिटी वाइज सेट करते हैं। जो सबसे ज्यादा जरूरी होगा उनको टॉप रखते हैं, फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे, फिर मतलब अपनी जरूरतों के हिसाब से उन वांट्स को हम क्या करते हैं? ग्रेडिंग करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। समझ में आ गया? फिर मीन्स ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस मैंने ऑलरेडी बताया। अब 5,000 रुपए अगर मैं कमा रहा हूँ, 5,000 से ऑनलाइन क्लास भी ले सकता हूँ, लैपटॉप भी रिपेयर कर सकते हैं, बुक भी किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है, घूमने भी जा सकता है,
स्पाइडरमैन की मूवी भी देखी जा सकती है। अब उनमें से क्या यूज करना है, वो हम क्या डिसीजन लेते हैं हमारी जरूरतों के हिसाब से। समझ में आ गया? तो यही चीज यहाँ पे बोली गई और यहाँ पे हमारा आज का ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा कवर हो गया। समझ में आ गया? होप से यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी। मतलब यहाँ पे ईच एंड एवरी लाइन का आपको मतलब समझाने की कोशिश की कि आप जब वो टेक्स्ट बुक देखो तो आपको हर एक लाइन का मतलब, वो हर एक लाइन की चीजें क्लियर हो। समझ में आ गया? अगर आप चाहते हो कि ऐसे और वीडियोस लेकर तो इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना, लाइक नहीं करो तो लाइक जरूर कर देना। मिलता है हमारे अगली वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना। जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है अगली वीडियो। जय हिंद दोस्तों।